हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो कैसे हैं आप सभी लोग? जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। सारे जल्दी से बताइए कि क्या आप सभी लोगों को मेरी आवाज सही से सुनाई दे रही है? थम्स अप कर दीजिए मेरे अंडर वेंटर, क्योंकि आज माइक में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत हो, तो पहले एक बार थम्स अप करके बताइए। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस यस। हाँ, आवाज सही से आ रही है बेटा? एक बार जल्दी से बता दीजिए। हाँ, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, राम राम। भाई सारे आने जल्दी से आ जाइए क्लास में। मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जेई बैच में। वर्क एनर्जी पावर का लेक्चर नंबर 11 हमें करना है। आज हमारे पास पावर वाला पार्ट हो जाएगा। कई स्कूलों में वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात नहीं की जाती है, करी भी जाती है तो थोड़ी बहुत करी जाती है, तो वो वाला काफी कॉम्पिटिटिव वाला पार्ट बन जाएगा, लेकिन कोई नहीं, हम उसको साथ में ही लेके चलेंगे। ठीक है, आवाज सही से आ रही है? बोतल हटा दी भैया हम लोगों ने। ठीक है सारे बच्चे? यस यस। हाँ, वेरी गुड। आइए आइए आइए। अरे हटा दिया भैया बोतल। हाँ, ये को देखो, बोतल बना बना के भेजे पड़ा है। कितना टाइम है तुम्हारे पास ये सब ढूंढने का फिर भेजने का? इतना फास्ट हो तुम लोग हैं? हाँ, तो बताइए भैया। यस यस यस। अच्छा, आप सभी लोग अपना रिवीजन कर रहे हैं पीछे का, हाँ या ना? सब फाइनली बैकलॉग कंप्लीट हो गया। चलो, एक बैकलॉग हुआ तो अब रिवीजन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? हाँ, नेक्स्ट वीक से हम लोग सेंटर ऑफ मास पर चले जाएंगे। पहले मुझे बताइए, क्योंकि एक बच्चे का मैंने देखा था कि सर हम लोग पीछे वाली चीजों को भूल रहे हैं। मैंने कहा अरे हम लोग झुंड में। हाँ बेटा, जो लोग रिवाइज नहीं कर रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं, 1 महीने के बाद आपको अंधेरा दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि यार हमने पढ़ा क्या था। ठीक है, बीच बीच में आपको जो भी थोड़ा बहुत रिवाइज करने का टाइम मिल रहा है बेटा, अगर आप देखो, लिटरली बता रहा हूं, जो बच्चे 11वीं खत्म करते हैं, कई बच्चे इसमें पढ़ तो लेते हैं लेकिन रिवाइज नहीं करते, फिर उनको लगता है यार मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है। हर 7 दिन के बाद आपका कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर सेट रिवाइज होना चाहिए। ठीक है? नहीं बेटा, आप सभी लोग बिल्कुल मिड ऑफ द सेशन में आ चुके हैं, 11th के बिल्कुल बीच में हम लोग आ चुके हैं। तो यहां पर अब आपकी पीछे वाली चीजें अगर आप रिवाइज करेंगे, संडे को अपना एक फिक्स प्लान बनाइए अब। ठीक है, संडे को एटलीस्ट अपने 2 आवर्स का रात को अपना कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करने। कुछ को लगता है यार मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं करूंगा तो मैं पीछे रह जाऊंगा। बेटा रिवाइज कर नहीं करेगा तो बहुत ज्यादा पीछे रह जाएगा। तो प्लीज आप सभी लोग अपने संडे को, ठीक है, एक फिक्स स्लॉट जरूर रखिए। मेरी बात को अगर जो बच्चे मानेंगे उनको इंपैक्ट फील होएगा। अपने 2 घंटे फिजिक्स, 2 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे मैथ। सर रिवाइज में क्या मुझे सॉल्व करने सवाल नहीं, आप बस अपनी थ्योरी पढ़िए, फॉर्मूला पढ़िए, देखिए, याद करिए। कलम नहीं चला रहे कोई दिक्कत नहीं, ये वो वाला रिवीजन नहीं है जो वो प्रैक्टिस होती है बेटा, कि आप सवाल देखते हैं क्लास में कराए हुए और फिर उनको खुद से दोबारा करने की कोशिश करते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रैक्टिस। एक होता है रिवीजन, कि आपने नोट्स खोले, अच्छा सर ने ये बताया था, अच्छा सर ने ये बताया था, इसका फॉर्मूला ये है, उसको याद करा। एक रीडिंग वाला रिवीजन हमें चाहिए। क्लियर? प्लीज बेटा, मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं क्योंकि देखो अब हम लोग सेंटर ऑफ मास पर आ गए हैं। बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन। अब जब ये खत्म होने की बात आएगी तब तक कई बच्चे बहुत सैचुरेट आउट हो जाएंगे। सर मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें हो गई, मेरे को समझ नहीं आ रहा, पीछे का पढ़ूं, प्रेजेंट का पढ़ूं, क्या पढ़ूं। तो आप सभी लोग क्या करें, अपने पीछे वाले पार्ट को रिवाइज करना स्टार्ट करिए, सच दैट जब तक हम लोग रोटेशन खत्म करेंगे, पूरी मैकेनिक्स हमारी खत्म होगी, तो एटलीस्ट आपने स्टार्टिंग से लेकर अभी तक रिवाइज कर लिया होगा। और जो बच्चे 11th क्लास को 11th के टाइम पर ही खत्म करते हैं, बिलीव मी, उनका सिलेक्शन का रेशियो बहुत बड़ा होता है, बहुत ज्यादा होता है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 12वीं में आने के बाद अपने 11th को सुधारते हैं, वो भी सिलेक्ट होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर तुम ओवरऑल रैंक्स में मेजॉरिटी पोर्शन का देखोगे, ये वो वाले बच्चे होते हैं जिन्होंने 11th में 11th खत्म कर दी। बच्चों से 11th में 11th खत्म ही नहीं होती है, चली जाती है 12वीं में। सर 12वीं हो गई स्टार्ट, अब मैं 11th करूं या 12th करूं, फिर वहां पर भी रायता फैलाते हैं। तो आपका कोई बहुत बड़ा टारगेट हमें नहीं लेना कि सर मेरे को तो इसी साल एडवांस के सारे सवाल करना, ना 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 ना। हमें अपनी 11th को देखो, मैं आपको ना एक स्मार्ट ट्रिक बता देता हूं। स्मार्ट ट्रिक तो नहीं बोलूंगा, जो दुनिया जिस गड्ढे में गिर रही है बस मैं तुम्हें उस गड्ढे में गिरने से बचा देता हूं। ठीक है, मैंने ये सोचा था कि 11th जब हमारी खत्म होगी तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा। भाई देखो, जब आपकी क्लास 11th चलेगी ना, एक पूरे ड्यूरेशन में क्लास 11th जब आपकी यहां पर चलेगी, ठीक है,
और देखो आप में से ना मेरे को जब भी बच्चे सिलेक्ट होके मिलते हैं ना, तो कुछ कुछ बच्चे हमारी कुछ कुछ बात को पकड़ लेते हैं। जब हम लोग राय दे रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजों को सोच के देते हैं, कुछ बच्चे पकड़ लेते, उसको फॉलो करते हैं और उनको बेनिफिट मिल जाता है। क्लास 11th हमारे लिए लेंदी है, ठीक है, एंड टफ है, दोनों चीजें। सर स्कूल भी मैनेज करना होता है, मैं आपकी बात बिल्कुल कह रहा हूं। पूरी दुनिया इस बात पर शायद मुझे कहे कि ये पागल इंसान है, लेकिन मैं कहता हूं कुछ चीजें छूट रही हो, अरे सर ये चीज छूट गई, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जब आपका t=0 जब 11 स्टार्ट हुई और मान लीजिए जनवरी के एंड में हम लोगों ने अपनी 11th को खत्म करा, एक ऐसा टाइम यहां पर आएगा, ठीक है, जिस समय आप अपने स्कूल के एग्जाम्स में बिजी होंगे। फिर एक ऐसा टाइम आपका छोटा सा मिलेगा इंटरवल, मार्च के और 12th के स्टार्टिंग से पहले बिफोर 12th का एक आपको टाइम मिलता है। मैं आपको पूरा वो बता रहा हूं। फिर आप सभी लोग क्या जाएंगे, 12th में एंटर करेंगे और 12th की जर्नी फिर हमारे पास स्टार्ट होगी। ये प्रोसेस ऐसे जाता है, ठीक है। अब जो समझदार बच्चा होगा उसको पता लग जाएगा ये हमारे पास क्लास 12th आपकी रनिंग होगी। क्योंकि आप पहले से मेरे साथ कनेक्टेड है तो मैं आपको आगे की पहली चीजें बता रहा हूं। क्लास 12th आपकी रहेगी, ये नवंबर नेक्स्ट ईयर हमारे पास, नेक्स्ट ईयर खत्म होगा आपका, ठीक है। अब यहां पर इसके बाद की बात आती है दिसंबर में। ध्यान सुनना, दिसंबर में आपके प्री बोर्ड स्कूल में चलेंगे और स्कूल में आपके प्री बोर्ड चल रहे हैं और यहां पर 11th का रिवीजन चलेगा। जो बच्चे कहते हैं ना कि सर एडवांस कठिन है, वो पता क्यों कठिन होता है? मल्टीपल चीजें, आपको कभी ये तैयार करना है, फिर ये तैयार करना है, फिर ये तैयार करना है, फिर ये तैयार करना है, इसको मैनेज ढंग से करना है बस। फिर ध्यान सुनना, जनवरी हमारे पास आएगा। अभी तो सिर्फ जनवरी तक की बात बता रहा हूं, तो कठिनाइयां कहां आती हैं। जनवरी में आपके प्री बोर्ड्स भी चल रहे होंगे, किसी का फर्स्ट प्री बोर्ड चल रहा होगा, किसी का सेकंड प्री बोर्ड चल रहा होगा। इसी में कई स्कूलों के प्रैक्टिकल्स भी चल रहे होते हैं और इसी में आ जाएगा आपका जेई मेंस 1। और मैंने कई सारे 12वीं क्लास के बच्चों को यहीं पर धराशाही होते हुए देखा है। अगर आप मिस मैनेजमेंट के साथ करेंगे तो आपका क्या प्रॉब्लम होगा कि जब आप स्कूल के प्री बोर्ड दे रहे हैं, आप जेई के चीजों को रिवाइज नहीं कर पाएंगे। आप समझना, आपके घर वाले इसके लिए डंडा मारेंगे, हम कहेंगे इसका ध्यान रखना बेटा, क्योंकि अगर तूने ध्यान नहीं रखा, अगले महीने में ही जेई मेंस है और जेई मेंस खराब तो पूरा 1 साल और देना पड़ सकता है, ठीक है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं कि जो हमारी जर्नी चल रही है इसी में आप रिवाइज करते चले। सारा खेल रिवीजन का है बेटा। आपको लगेगा सर मेरे को बहुत सारी चीजें नहीं हो पा रही, बच्चे ये करते ही नहीं है। अभी हम इस जर्नी में है तो रिवीजन करते रहें। सर मैं थोड़ा ही कर पा रहा हूं, कोई नहीं। सर मैं बहुत ज्यादा कर पा रहा हूं, कोई नहीं। जितना हो पा रहा है वेल एंड गुड। अगर आप नहीं करेंगे तो पीछे वाली चीजें वॉश आउट हो जाएंगी। जब स्कूल के एग्जाम्स होंगे तो आपको बहुत दिक्कतें आनी स्टार्ट होंगी। आपका मोराल स्कूल वाले बहुत कम कर देंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं वो सही है गलत, वो अलग बात है हमारी, ठीक है। मोराल कम हो जाएगा, घर वाले आप पे डाउट करना स्टार्ट करेंगे। और एक बार घर वाले आप पे डाउट करना स्टार्ट कर गए, भले आप डमी हैं या जो भी है, प्लीज ध्यान से सुनिए। आपका सर हमारा तो स्कूल वाला नहीं होता, हटाओ, तुम अपनी प्रैक्टिस करो। स्कूल वालों को एडिशनल थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए होती है कि वो मैनेज कैसे करे। मुझे डमी वाले स्टूडेंट से बात नहीं करनी है। आप अपना अलग समय है आपके पास, सर मेरे तो स्कूल ही नहीं होंगे, एग्जाम ही नहीं होंगे, तो मैं क्या करूं? तो गधे पढ़ना, फिर मेरे से क्या पूछ रहा है? जिसके लिए प्रॉब्लम है वो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है। अगर आप डमी है या नहीं है, यहां पर आके तो आपका भी रायता फैलेगा। और आपके लिए एक प्रॉब्लम मैं पहले बता देता हूं, आपको लिखने की आदत नहीं होती, प्री बोर्ड्स में मौत आ जाएगी आपको, ठीक है। स्कूल वाले जितने गोइंग स्टूडेंट है बेटा, आप सभी लोगों के एग्जाम्स होंगे, यहां पे कंपटीशन की तैयारी रोक दीजिएगा। हमें कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं करनी। सर फरवरी में हमारे फाइनल एग्जाम्स होंगे, सर जनवरी में हमें कोई कंपटीशन की तैयारी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार आपके स्कूल खत्म हो जाएंगे तो आप रिवीजन करते आओ, तो यहां पे छोटा सा आपको 20-30 दिन का विंडो मिलता है, सेकंड रिवीजन आपकी यहां होगी। बेटा 11th इतना ज्यादा है कि एक बारी में आप खत्म नहीं कर पाओगे। कई बच्चे कहते हैं 12वीं के बाद करूंगा, तो बेटा कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने यहां पर भी रिवाइज किया, यहां पर भी रिवाइज किया, और वो तीसरी बार रिवाइज कर रहे होते हैं, तो उनकी ग्रेस्पिंग पावर अच्छी होती है, सवाल को झटक से पकड़ लेते हैं कि हाँ यार यही सवाल था, ठीक है। और मैंने आपको बोला भी है कि आपके नोट से आएंगे सवाल, ठीक है। फिर जब क्लास 12th चलती है ना, तो बच्चे क्या होते हैं, यहां के बाद आते हैं, सर मेरी ना 11th खराब है,
ठीक है, तो मैं क्या 12वीं के साथ जेई निकाल लूंगा? तो अब वो अलग रायते में फैलते हैं। आप सभी लोग अभी राइट नाउ इधर हैं, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, रिवाइज करके आए। 12वीं में सिर्फ 12वीं पढ़े, और फिर जब 12वीं पढ़ रहे हैं तो उसको इतने अच्छे से रिवाइज करें कि ये चीज आपकी पहले से तैयार है। अगर आपने 12वीं में आने के बाद 11वीं की टेंशन ली तो ये खराब, और ये खराब, फिर ये खराब, ये खराब, फिर ये खराब, ये खराब, जेई मेंस में 75 नहीं, जेई में बोर्ड्स में 75 नहीं, बोर्ड में 75 नहीं, एडवांस गया। ऐसे मैंने कई सारे बच्चों को स्लाइड करते हुए देखा है। लेट जागने के बाद यहां पर 11th की टेंशन लेते हैं, फिर कहते हैं सर मेरे तो 12th वीक रह गया, स्कूल वाले डंडा मार रहे हैं अटेंडेंस का, घर वाले ताने मार रहे हैं, जेई मेंस में सर परसेंटाइल बनी नहीं, अब फाइनल बोर्ड्स का एग्जाम है तो मैं जेई मेंस 2 की तैयारी करूं या बोर्ड्स। फैल गया रहता बेटा, अब संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आप सभी लोगों को यहां पर बहुत ज्यादा चीजें दिखाई दे रही होगी। अगर इतना टाइम है कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर 360 दिन भी अगर तेरे पास है ना, आधा कर ले, ठीक है, आधा कर ले, 180 दिन ही है जिसमें पढ़ाया भी जाएगा, क्योंकि 12 घंटे से ज्यादा तू पढ़ नहीं रहा है। ठीक है, अगर तू 12 घंटे भी पढ़ रहा है तो हाफ एफिशिएंसी है डे की, समझ रहा है? तो तेरे को यहां से 1 साल दिख रहा होगा, लेकिन है एक्चुअली में 6 महीने। तो आप सभी लोग बेटा फर्स्ट तैयारी यहीं से स्टार्ट होती है। जो आप कहते हो ना कि सर रेस में आगे कैसे निकले, यहीं से करोगे आप। जैसे 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 आपको टाइम मिल रहा है प्लीज रिवाइज करते चलें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स नहीं हो रहे सवाल, रिवाइज कर। मैं लिटरली बता रहा हूं, ये सवाल मैंने तो कहा ना, ग्राफ उठेगा और वो यहां पर तेरा ग्राफ उठना स्टार्ट होगा। तू रिवाइज करके आ जाना 12वीं क्लास में, फिर तू खुद देख। वैसे तो अभी भी तेरे से सवाल होंगे, लेकिन वही है, एप्रिसिएशन खुद की मेहनत के लिए बच्चा करता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। 12वीं क्लास में तेरे से खुद सवाल होने स्टार्ट होंगे, तू रिवाइज करके आ जाना बस। क्लियर? सर रिवीजन कैसे करें? अब देखो वही वाली बात है, सभी बच्चों को टॉपर थोड़ा बनाना है मुझे, तो ये चीज मैं अपने पास ही रखूंगा कि रिवीजन कैसे करते हैं। ठीक है, ये तू सॉर्ट आउट कर। ठीक है, क्योंकि अब रिवीजन में सर कॉपी कैसे खोलते हैं, है ना सर, रीडिंग कैसे करते हैं, सारी चीजें स्पून फीडिंग करके नहीं होती। तुम्हें मैंने बता दिया कि दिक्कत क्या आती है। कई बच्चों को ये लगता है कि सर अभी रिवीजन करने का बेनिफिट है, हाँ है, अभी कुछ कुछ चीजें याद होंगी, यहां पर और कुछ चीजें याद होंगी, फिर यहां पर जब हम लोग रिवीजन करा रहे होंगे तो तू थ्योरी नहीं, तू सवाल लगा रहा होगा, क्योंकि तू थ्योरी पढ़ चुका है, तेरे को थोड़ी थोड़ी सी याद है, कुछ कम थोड़े से टाइम में तू अच्छे से रिवाइज कर पाएगा, तू सवाल लगाने पे आएगा। दूसरे बच्चे क्या करेंगे, कॉपी खोल रहे होंगे। कितना बड़ा डिफरेंस, 11वीं का 50% है, 50% के आसपास वेटेज है। मेजॉरिटी कंपटीशन कॉपी खोलती है या प्री बोर्ड्स और इसमें फंसी पड़ी है। जो खोल भी रही है वो पहली बार फॉर्मूले देखने के लिए खोल रही है, और तू सवाल लगाने के लिए कर रहा है, तो बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो जाता है बेटा यहां पर। और फिर जब जेई मेंस यहां पर जब 12वीं पढ़ेंगे तो चुपचाप 12वीं पढ़ना, 11वीं सोचना ही नहीं। बीच बीच में कभी कभार फॉर्मूले रिवाइज कर लिए। हाँ, प्री बोर्ड्स अगर आपका अच्छा गया तो आपका जेई मेंस अच्छा चला जाएगा, क्योंकि मिस मैनेजमेंट कम हो जाती है। क्लियर? मैं आप लोगों को बता रहा हूं बेटा, पहली जीत आपको यहीं से करनी है। टेस्ट देते रहिएगा। जो बच्चे, मैंने प्रयास वाले बच्चों को भी बोला है, ड्रॉपर वाले को देखा है, आपका अगला जो टेस्ट है उसका टारगेट बनाइए कि इससे पहले मेरे को रिवाइज करना है। अरे मार्क्स नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, मार्क्स अचानक ग्रो मारेंगे बाद में, मार्क्स नहीं आ रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां तक कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि रिवाइज ही नहीं करा, उसको टारगेट लीजिए कि यार अगर मान लो 17 तारीख को मेरा टेस्ट है, वहां पर इस टॉपिक तक आ रहा है, तो इसको 1 हफ्ते पहले ही रिवाइज करूंगा, जितना हो पाएगा हो पाएगा। क्लियर है क्या? यस। तो बेटा तैयार रहिएगा, क्योंकि विद इन फ्यू मंथ्स, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, 3-4 महीने के बाद ही, ठीक है, 3-4 महीने के बाद ही अगली बारी आपकी है। ठीक है, अब कुछ बच्चे इस चीज को ना अभी ग्रेविटी समझते नहीं है। ठीक है, समझ आ जाएगा कुछ टाइम के बाद, 3 महीने होने दो। जैसी जेईई मेंस 1 गया, उस बैच का एग्जाम होने स्टार्ट हो गए, उसका नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका है। ठीक है, आपको लगता है अभी तो 2 साल है हम कर लेंगे, 2 साल में पढ़ाना भी बहुत है बेटा, पढ़ना भी बहुत है, प्रैक्टिस भी बहुत है, रिवीजन भी बहुत है, घिसना पड़ता है। ठीक है, तो प्लीज अपने रिवीजन को थोड़ा स्ट्रांग करिए। क्लियर? आइए, तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे। यस, मैकेनिकल एनर्जी एंड कंजर्वेशन हम लोग बात करेंगे, पावर एंड क्वेश्चंस एक छोटा सा टॉपिक है, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में भी हम लोग यहां पर बात करेंगे। क्लियर? 12th फिजिक्स की, अगर 12th की बात करूं, वो 11th से काफी आसान है। अगर आप रिवाइज करके आ रहे हैं, काफी आसान, मक्खन के जैसे जाएगी।
जैसे 9th और 10th में 10th आसान थी ना, वैसे 11th एंड 12th में 12th आसान है। 9th के सारे चैप्टर 11th में आ रहे हैं, और 10th के आपके कौन कौन से चैप्टर थे? लाइट चैप्टर था, ऑप्टिक्स उधर जाएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी था हमारे पास भी 12वीं में आएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट या मैग्नेटिज्म वाला था वो भी। तो जैसी 10वीं है वैसी 12वीं है, जैसी 9वीं है वैसी 11वीं है। आपकी 9वीं खराब तो 11वीं खराब हो रही थी, मेहनत कर लो बेटा। 10वीं अगर आपकी थोड़ी बहुत भी इंटरेस्टिंग में थी, थोड़ा बहुत भी, तो 11वीं 12वीं में आपको मजा आ जाएगा। क्लियर? आइए अब जरा हम लोग यहां पर लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीजें बात करी, लास्ट क्लास को जरा एक बार क्विकली देख लीजिए। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सर बहुत सारे सवाल लगाए, बिल्कुल, लेकिन मैं पोटेंशियल एनर्जी वाले पार्ट में बात कर रहा था। मैंने कहा था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, एक तो मैंने ये वाली बात बोली, हाँ सर आपने ये वाली बात बोली थी। मैंने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो रेफरेंस डिपेंडेंट होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज रेफरेंस डिपेंडेंट, मतलब कहीं ना कहीं आपको एक रेफरेंस, सीरियस रहेंगे, कहीं ना कहीं आप एक रेफरेंस सेट करेंगे, यार मैं इधर जीरो पोटेंशियल मान रहा हूं, जीरो पोटेंशियल एनर्जी मान रहा हूं, या इधर मैं +10 मान रहा हूं। जरूरी नहीं है जीरो का रेफरेंस, कुछ भी, आप यहां पर 10 मान रहे हो, अब यहां से यहां क्या होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज रेफरेंस डिपेंडेंट। दूसरी बात हम लोगों ने बात करी थी कि पोटेंशियल एनर्जी एट एनी पॉइंट, ठीक है, एट एनी पॉइंट मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, मे बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। क्यों? क्योंकि अगर उनका रेफरेंस अलग अलग है, क्यों ये आया था? इफ रेफरेंस इज डिफरेंट, रेफरेंस हमारे पास इज डिफरेंट, तो पोटेंशियल एनर्जी भी अलग अलग होगी। लेकिन दोनों ही या सभी व्यक्ति के लिए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज सेम। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज सेम, हमेशा सेम रहती है। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वो सभी व्यक्ति के लिए सेम रहेगी। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमारे लिए डिफाइंड है। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, वो रेफरेंस पर डिपेंड करती है। कोई यहां पर 0 लेगा तो कुछ और आएगा, 10 लेगा तो कुछ और आएगा, 20 लेगा तो कुछ और आएगा, लेकिन जो डिफरेंस होगा वो हमेशा सेम आएगा। तुम यहां पे कुछ भी लोगे तो उसके हिसाब से जो भी आ रहा है डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी। और फिर ग्रेविटी का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की हम लोगों ने बात करी। अगर एक रेफरेंस है, मान लीजिए मैंने रेफरेंस पर पोटेंशियल एनर्जी 0 मानी, ठीक है, यहां पर मेरे लिए रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी इज 0। सर 10 ले सकता हूं, ले सकते हो। तो अगर आप यहां से h हाइट ऊपर जाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी होगी? +mgh होती है बेटा। और अगर इससे h हाइट नीचे जाते हो तो पोटेंशियल एनर्जी -mgh होती है। क्लियर है क्या सारे बच्चे? एक बार थम्स अप कर दीजिए। सर पोटेंशियल एनर्जी में पोटेंशियल का क्या मतलब होता है आगे ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। 1 kg के लिए पोटेंशियल एनर्जी इज पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी मान लो आप बात कर रहे हो तो पूरे मास के लिए बात कर रहे हो। पोटेंशियल ग्रेविटेशन में आ जाएगा, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। आगे चल के 1 kg का पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल कहलाती है। क्लियर? अब पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज, और ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पोटेंशियल एनर्जी इज ओनली डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव के लिए है ही नहीं, ये हमेशा कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइंड है। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स में तो स्प्रिंग भी आता है, वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल 0 आ जाएगा, राइट। तो कंजर्वेटिव फोर्स में हमारे पास स्प्रिंग और ग्रेविटेशन क्लास 11वीं में है। नॉन कंजर्वेटिव में फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास आता है। फ्रिक्शन फोर्स की कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, नॉन कंजर्वेटिव है। अब सारे बच्चे जरा देखना, फिर से स्प्रिंग आ गया सर। सर स्प्रिंग देख के तो मौत आती है, तो बेटा पढ़ ले, असली वाली मौत अभी नहीं आई है तेरे को, वो रिजल्ट वाले दिन आएगी। ठीक है, ये मान लीजिए मेरे पास नेचुरल लेंथ है, अगर मैं एक स्प्रिंग को कंप्रेस करूंगा तो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। क्यों? आपने जैसी छोड़ा तो धक्का दे देगी, तो अगर आपको धक्का दे रही है तो वो एनर्जी आई कहां से? क्योंकि स्प्रिंग के अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है। तो ध्यान सुनना,
सारे बच्चे, अगर मेरी नेचुरल लेंथ है तो हम लोगों ने इसका रेफरेंस माना है, रेफरेंस नेचुरल लेंथ को माना है कि पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड स्प्रिंग इज 0। पूरी दुनिया मानती है कि भाई स्प्रिंग अभी ना ही कंप्रेस्ड है ना ही इलोंगेटेड है, तो इसके अंदर जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू 0, और होती भी है। ठीक है, तो रेफरेंस पूरी दुनिया ने यही मान रखा है। सर मैं अगर यहां कुछ और ले लूं तो भाई आंसर में चेंज आ जाएगा, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब सारे बच्चे जरा देखना, अगर मेरी स्प्रिंग यहां से लेके यहां पर एक्सटेंड करी है, स्प्रिंग कांस्टेंट इसके, सारे बच्चे मेरे को बताना वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा। चलिए बेटा जरा देखे कितने बच्चे वर्क एनर्जी थ्योरम से इस चीज को पढ़ते हुए आए हैं। सारे बच्चे, बेटा चोंच तोड़ दूंगा अभी, जादुई बटन दबाऊंगा, सब शांत हो जाओगे। जल्दी बताओ वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा। यस सर, स्प्रिंग का वर्क डन होता था -k/2 एक्स फाइनल का स्क्वायर -0 का स्क्वायर ओरिजिनल। तो ये आएगा, देखो ये कह रहा kx, लपड़ मारू, फोर्स थोड़ा पूछा है, वर्क डन पूछा है यार। अरे ओए, एडवांस कराने का क्या फायदा हुआ तुम्हें, फोर्स बता रहा है गधा। ये आएगा बेटा -kx²/2। तो जब स्प्रिंग को आप इलोंगेट करते हैं तो एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग अगर आपको निकालनी है, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग अगर आपको निकालनी है, तो आप ये रख सकते थे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। हाँ सर, तो वर्क डन कितना है बेटा -12kx², यस सर, इक्वल टू माइनस ऑफ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी -0। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ रही है ½ kx²। समझना, आपने कहीं ना कहीं अगर ये पढ़ा है, ठीक है। सर डेरिवेशन भूल गया इस फॉर्मूले की, हाँ इसीलिए तो कह रहे हो रिवाइज करो बेटा, नहीं तो बाद में जाके पूरा चैप्टर ही भूल जाओगे। kx इंटू वर्क का फॉर्मूला होता था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, kx इंटू dx, इंटीग्रेशन x1 से लेके आप x2 तक इंटीग्रेट करते थे तो k बाहर आ जाता था, x का इंटीग्रेशन x²/2, x1 से लेके x फाइनल या x इनिशियल से फाइनल, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आता है। क्लियर? जब स्प्रिंग को आप खींच के रखते हैं तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है, वो कितनी होती है ½ अगर आपने यहां पर स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया x लेंथ से, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होगा इस केस में, यह आएगा -k/2 सर, x का स्क्वायर -0 का स्क्वायर, वर्क डन आएगा बेटा -kx²/2। तो इसके अंदर कोई बोले कि भैया कितनी एनर्जी होगी, स्प्रिंग पिचकी हुई है तो एनर्जी स्टोर होएगी, तो अगर आपसे कोई बोले पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। आप फिर से वैल्यू डालेंगे बेटा, -kx²/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू फाइनल -0। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा फिर से ½ kx²। क्लियर है क्या? हाँ सारे बच्चे, सारे बच्चे। सर सारा 2D भूल गया तो इसीलिए देखो भाई, अब मैं आपको एक और बात बताता हूं, ठीक है। आप इस समय कितना अच्छा पढ़ रहे हैं डजंट मैटर, सिलेक्शन वहां से नहीं होगा, एग्जाम में जाके रिकॉल करना पड़ता है बेटा। अब तू जनवरी में अपने जेईई मेंस का एग्जाम देगा, जनवरी में तूने जो पढ़ा तेरे को बस वही याद है तो सिलेक्शन थोड़ा ना हो जाएगा। तूने 2 साल पहले क्या पढ़ा था वो भी याद रहना चाहिए। तो रिवीजन इसीलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, अगर आप रिवाइज नहीं करा रहे तो ये सारा कंटेंट यूजलेस हो जाएगा, सारा कंटेंट यूजलेस हो जाएगा कि क्यों ही फिर मेहनत कर रहे थे जब आपको याद ही नहीं आया एग्जाम में। तो एक सिलेक्शन के लिए पूरी दुनिया कहती है कि अच्छा कंटेंट, अच्छा कंटेंट, अरे भैया सिलेक्शन के लिए अच्छी रिवीजन भी चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस भी चाहिए, ठीक है। बच्चे रिवीजन की तो बात ही नहीं करते, सीधे सर एग्जाम में बैठ जाएंगे, मार्क्स नहीं आए। रिवाइज भी तो कर बेटा, जब तू रिवाइज करके जाएगा ये छोटी छोटी चीज। अब देखो वर्क डन पूछा है, तू फोर्स बनाएगा तो आंसर कहां से आएगा, समझ रहा है। तो अपना टाइम निकालना स्टार्ट करिए अब रिवीजन के लिए, संडे को एक फिक्स कर दीजिए अपना टाइम। और मैं आपको बता रहा हूं, आप रिवाइज करना एक बार स्टार्ट करिए, देखिए आपको खुद ही लगेगा ये टीचर कितना अच्छा पढ़ा रहा है। टीचर वही पढ़ा रहा है, वही नॉर्मल घिसा पीटा चीजें पढ़ा रहा है, लेकिन तुम्हें अपने आप लगेगा अरे यार क्या मस्त चीज पढ़ाई है, क्या मस्त समझाया है सर ने। इट्स नॉट अबाउट द टीचर, इट्स अबाउट यू। एक बार करके देख लेना।
ठीक है, जो बच्चे किसी सब्जेक्ट को गरिया रहे होते हैं ना, वो रीजन ये होता है क्योंकि आपको पीछे की चीजें याद नहीं है। एक बार आप रिवाइज करके भी किसी क्लास में आया करिए, देखना आपको मजा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए, तो अब हमारे लिए इसका सर फायदा क्या है? देखो यार, हमें ना कभी भी पोटेंशियल एनर्जी पूछी जा सकती है। ठीक है, ऑल्दो मैं पर्सनली, जैसे अभी मैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी आपको सिखाऊंगा, मैं जनरली वर्क एनर्जी थ्योरम से ही जाता हूं। ठीक है, उसका रीजन भी अभी आपको बताऊंगा। पहले इस सवाल को देखते हैं। ठीक है, मैं इसको स्टार वो कर देता हूं, पोल दे देता हूं, सारे बच्चे जरा देखना। ठीक है, अ वेज ऑफ मास m fitted with a spring of stiffness constant k is kept on a smooth horizontal surface. The rod of mass m is kept on the wedge as shown in the figure. एक रॉड है, ऐसे रखी गई है। सर ये क्या है साइड में? मतलब ये सिर्फ नीचे जा सकता है, एक ऐसा सपोर्ट है जिसकी वजह से सिर्फ ये नीचे जा सकता है। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब देखना, ऐसे सवालों में ना बच्चा क्या कहेगा, सर मेरा ना आंसर नहीं आया, मुझे डिमिटिविटेड लगता है। सारी चीजें पीछे की यूज हो रही है, अभी के बस एक फॉर्मूला यूज होगा। तेरा पीछे क्लियर नहीं तो ये टॉपिक खराब, और फिर तू मेरे को कहेगा अरे मास्टर पता नहीं क्या पढ़ाता रहता है, क्योंकि तूने रिवाइज नहीं किया यार। Assuming that all surfaces are smooth, potential energy stored in the spring is। सारे बच्चे स्टेप बाय स्टेप मुझे बताना। ये स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ पे थी पहले, अगर मैं इसको यहां पर नीचे मूव करूंगा तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और अगर ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगी। हां या ना? पहले तो ये सोचिए। अब ये सवाल आपका न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का है। सर वो तो 2 महीने पहले हुआ था, तो भाई रिवाइज कर भाई, रोटेशन में आंसू निकल जाएंगे नहीं तो। ठीक है, ये वाली रॉड हमारे पास सिर्फ नीचे जा सकती है, नीचे जाएगी तो ये इधर मूव करेगा, मूव करेगा तो स्प्रिंग, नेचुरल लेंथ स्प्रिंग की कुछ और थी, अब पिचक जाएगी, तो पिचकने के बाद इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। वही पूछा है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी। यस, तो मुझे ये बात पता है कि पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी कंप्रेशन की, अगर मैं बात करूं तो वो होएगा हाफ के एक्स का स्क्वायर, माइनस नहीं। वर्क डन बाय स्प्रिंग, अगर आपसे कोई पूछे वर्क डन बाय स्प्रिंग, ध्यान सुनना, वो आपका होगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, वो आपका माइनस हाफ होगा। लेकिन पोटेंशियल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज इक्वल टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो ये उसका साइन उल्टा आएगा। पोटेंशियल एनर्जी हमारे को ये निकालनी है। अब सारा खेल है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी तो तभी मिलेगी जब ये एक्स निकाल पाएगा तू। यस, जब तू ये एक्स निकाल पाएगा। अब एक बच्चा कह रहा है वेज कंस्ट्रेंट, अबे गधे चल थोड़ना रहे हैं, कंस्ट्रेंट मोशन बोला जाता था। एक बॉडी अगर चल रही हो तो दूसरी बॉडी पर इंपैक्ट क्रिएट करे तो उसको कंस्ट्रेंट मोशन बोला जाता था। सवाल इक्विलिब्रियम का है, ये हमारे पर रुका हुआ है। अब सारा खेल है, अरे तुम्हारे लिए लेवल थोड़ा कम करना पड़ेगा क्योंकि तुम लोग शायद ठुस हो। ध्यान समझिए, ये हमारे पास बॉडी थी। पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए बेटा। इन दोनों के बीच में नॉर्मल आएगा, इसका एक वजन आएगा, एक यहां से फोर्स होगा, ये जमीन बना लेते हैं। पहले बेटा देखो, मुझे अगर एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग चाहिए तो हाफ के एक्स का स्क्वायर चाहिए, के गिवन है, एक्स निकालना है, कंप्रेशन निकालना है। तो स्प्रिंग पिचकेगी तो स्प्रिंग ऐसे फोर्स लगाएगी, के एक्स। हाँ, इसका खुद का अपना वजन होगा mg, यस। इसका खुद का अपना वजन होगा mg, यस। सर जमीन से इसको एक नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा n फ्रॉम ग्राउंड, यस। सर इन दोनों के बीच में एक नॉर्मल रिएक्शन होगा n और n, मैंने कहा यस, वो हमेशा परपेंडिकुलर टू दी सरफेस रहता है। ठीक है, हो तो गया सवाल। इक्विलिब्रियम में है तो अगर आप देखें तो ये थीटा, तो ये थीटा और ये भी थीटा। सारे बच्चे बताना ऊपर वाले ब्लॉक के लिए किसको रिजॉल्व करा जाएगा? सर इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से कर सकते हैं। एक बात बता बेटा, ये चल ही नहीं रहा है, रुका हुआ है, तो वर्क कोई होकर ही नहीं रहा है। इक्विलिब्रियम बेटा, इक्विलिब्रियम। अरे लुल्लू पुंजू, इक्विलिब्रियम रेस्ट पर है हमारे लिए। भाई ध्यान से समझो,
ये हमारे पास स्प्रिंग एक कह रहा है सवाल ही नहीं समझा। छोड़ दे बेटा छोड़ दे, सबके लिए सारे सवाल नहीं बने होते। स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे थी, जब तू इसको प्रेस करेगा ये इधर जाएगा और ये पिचक कर रुक गया है, इक्विलिब्रियम में है, तो इसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो मैंने कहा यार अगर ये नेचुरल लेंथ से एक्स लेंथ पीछे गया होगा तभी हमारे पास हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी होगी। तो अब ये एक्स कितना है मुझे ये निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें? इक्विलिब्रियम था, तो इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स जीरो करके हम लोग निकाल सकते हैं। वेरी गुड। ये वाली बॉडी सिर्फ नीचे मोशन करने के लिए है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर नॉर्मल को रिजॉल्व कर दो। अरे पगले, यहां थीटा है तो ये आएगा तेरा n cos थीटा, ये ऊपर नीचे नहीं जा पा रहा, नेट फोर्स इसका y में जीरो है। अब जेई में इसका सवाल है, देख ले बेटा, n cos थीटा mg के बराबर हमारे पास होगा। सर n sin थीटा क्या करेगा? मैंने कहा इस दीवार को प्रेस करेगा, और यहां पे जो आपकी एक दीवार है वो इसको एक फोर्स लगा के फ्रॉम दी वॉल इसको बैलेंस आउट कर लेगी। तो नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम दी वॉल होगा आपका n sin थीटा के बराबर। ये रुका हुआ है, ना ही नीचे जा रहा है ना ही आगे पीछे जा रहा है, तो mg की वैल्यू किसके बराबर? n cos थीटा, और n sin थीटा की किसके बराबर? n वॉल। तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आई बेटा? mg बाय cos थीटा। अब जरा देखो, ये वेज भी तो रुका हुआ है, ये भी तो रुका हुआ है, तो अगर आप इसको रिजॉल्व करेंगे तो यहां पर आएगा n cos थीटा और यहां पर आपका आएगा n sin थीटा। ये क्या x में चल रहा है? नहीं, तो नेट फोर्स अलोंग x भी जीरो है और नेट फोर्स अलोंग y भी जीरो है। तो x में जीरो कब होगा बेटा? जब n sin थीटा की वैल्यू kx के बराबर है। मुझे तो x चाहिए था, n की वैल्यू है mg बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू kx। तो x की वैल्यू अगर आप देखें यहीं पर हमारे पास, तो kx इज इक्वल टू mg tan थीटा आया, हाँ सर, और x की वैल्यू क्या आ गई? mg tan थीटा बाय k। ये सारी चीजें नोन थी, क्वेश्चन में गिवन है, हो तो गया सवाल, उठा करके यहां रख दे। तो एनर्जी कितनी होगी स्प्रिंग के अंदर? हाफ के एक्स का स्क्वायर हमारे पास होगी, तो हाफ इंटू के दैट इज ये है, और m स्क्वायर g स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास k का स्क्वायर। तो ये k और k कट जाएगा, तो m स्क्वायर g स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2k। ये स्प्रिंग के अंदर की एनर्जी स्टोर्ड होगी, यही आपसे पूछा गया था। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा? m स्क्वायर g स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2k है या k है? डिवाइडेड बाय 2k है, तो थर्ड ऑप्शन दैट इज योर आंसर। अब पता है क्या है, ये सवाल इसमें परसेंटेज गिरेगा। हाँ, क्यों? ये जो 20% है ना, रिवीजन नहीं किया सर, रेजोल्यूशन नहीं आता, किसको किससे इक्वेट करना है सर समझ नहीं आया। ये सारी चीजें बेटा आराम आराम से पढ़ाई गई। अगर तू हर चैप्टर में हर टॉपिक में जहां पीछे की चीजें हैं वहां तू अगर मेरे को रोकने लगेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि अच्छे सवालों का समय खत्म हो जाएगा। अब इसी चैप्टर को 40 लेक्चर में थोड़ा ना पढ़ाऊंगा, तो हमें एक्सटेंड ज्यादा करना पड़ जाएगा, फिर आखिरी वाले चैप्टर एसएचएम बेस्ड खराब हो जाएंगे। तो हमें एक मिनिमम टाइम में सबको खत्म करना है। क्लियर है क्या? सर kx इक्वल टू n साइन थीटा कैसे? देखो ये वही वाली सारी चीजें आपकी ना डाउट आ रहे हैं जो लॉज ऑफ मोशन में इतना डिटेल में पढ़ाने के बाद भी। भाई नॉर्मल रिएक्शन एक्शन है तो रिएक्शन है। सर इसका वजन इस पे क्यों नहीं बनाया? तो भाई इसका वजन तो इसी पर ही बनाऊंगा ना, इस पे क्यों बनाऊंगा? कॉन्टेक्ट फॉर नॉर्मल आया n cos थीटा n sin थीटा, इस वेज पर बेटा तू सारे फोर्सेस देख ले यार, बड़ा दुखद लग रहा है मेरे को। अब आप लोग मत रिवाइज करो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कंटेंट फिर वैसे ही दूंगा, आपको कभी दिक्कत फील भी नहीं होगी। फिर आप ही वही जाते हो, हम क्या करें? आप लोगों ने मेहनत करनी स्टार्ट करी थी तो मैंने आपको कंटेंट भी अच्छा देना स्टार्ट किया है ना। लेकिन अगर आप ही मेहनत नहीं करना चाहोगे तो मैं आपको स्ट्रेस थोड़ा ना दूंगा। ठीक है, करो भाई वही चीज करो। चलो ठीक है, आपको खुश होने वाली तैयारी करनी है तो आप कर सकते हैं। देखिए भाई, मैंने आपको हमेशा आपके बैच में बोला है कि आप कैसा रिस्पॉन्स करेंगे उसी के हिसाब से क्लास बढ़ती जाती है। आप वर्क एनर्जी वाले पार्ट में अच्छे जवाब दे रहे थे तो हम लोगों ने अच्छे अच्छे सवाल भी करे। अगर आप गंद जवाब दोगे तो वैसे ही सवाल आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि आपको मैं जबरदस्ती स्ट्रेस देके नहीं पढ़ाना चाहता। आप नहीं पढ़ना चाहोगे तो नहीं पढ़ोगे,
ठीक है, प्रॉब्लम यह है कि जब इसी चैप्टर का रिलेटेड चीज होगी तो सर हम कर लेंगे, पीछे वाले चैप्टर से लिंक होते ही ना सर हमसे होंगे नहीं। रिवाइज करो बेटा अब, नहीं तो अगले 2 चैप्टर खून कर देंगे तुम्हारा, खून कर देंगे। मार्केट में ये पूरा फैला हुआ है रोटेशन सबसे खतरनाक, पता है क्यों? क्योंकि रिवाइज नहीं करके बैठे हो तुम पीछे की चीजें, तो खतरनाक लगेगा ही। वहां पे मोमेंटम कंजर्वेशन करनी है, वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन, सब चीजें करनी है, आती ही नहीं सर, रिवाइज नहीं किए थे सर, हमारा बैकलॉग है, गया चैप्टर बेटा। पूरा क्राउड में रोटेशन किसी का नहीं सुधरता है, क्यों? क्योंकि पीछे की चीजें याद नहीं है। एक बार रिवाइज करके आओ, देखो कैसे रोटेशन नहीं सुधरता तुम्हारा। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, सारे बच्चे जरा यहां पर ध्यान से सुनिए, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या है? इफ हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एब्सेंट, इफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एब्सेंट, ये कंडीशन है, आर एब्सेंट। ये आपको 9वीं क्लास में बताते थे कि भाई अगर कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते थे? जो एनर्जी का लॉस करवाते हैं, जैसे फ्रिक्शन है, लिख देते हैं नॉन कंजर्वेटिव, जो एनर्जी का लॉस कराते हैं। अगर ऐसी बात है कि आपके क्वेश्चन में फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन में आपको सवाल में दिया है कि फ्रिक्शन नहीं है, तो कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है जो एनर्जी का लॉस करवाए हमारे पास, है ना? तो उस कंडीशन में इन दैट केस आप इनिशियल एनर्जी को और फाइनल एनर्जी को आप इक्वेट कर सकते हैं। ये तो 9वीं क्लास से सीखते आ रहे हो आप। और इनिशियल एनर्जी 2 फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। ये तो आप सभी लोगों को पता है ना यार। अगर एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, लॉस कौन करा सकता है हमारे सवालों में? फ्रिक्शन करा सकता है, और कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा ही नहीं हम लोगों ने। अगर आपका ग्रेविटेशन है, स्प्रिंग है, टेंशन है, नॉर्मल, ये लॉस नहीं करा सकते हमारे, ठीक है, सिर्फ फ्रिक्शन करा सकता है। अगर आपके सवालों में फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, तो आपकी एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी। और अगर आपकी एनर्जी हमेशा कंजर्व है तो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी को आप इक्वेट कर सकते हो। सर इसकी डेरिवेशन भी है, बिल्कुल है, लेकिन आपको जरूरत है नहीं। अब आपके स्कूल में कराया जाए तो अलग बात है। डेरिवेशन इसकी है क्या? हाँ। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? तो टोटल वर्क डन हमेशा क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होता है, ठीक है। तो अगर आप देखें तो मैं टोटल वर्क डन में 2 हिस्सों में ले लेता हूं, वर्क डन कंजर्वेटिव, वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अगर इन्होंने कहा कि नॉन कंजर्वेटिव नहीं है, इन दैट केस ओनली आप एनर्जी कंजर्वेशन कब कर पाते हैं? जब कोई लॉस ना करा रहा हो, है ना। तो इसीलिए ना मैं इसको यूज नहीं करता हूं, क्योंकि ये कंडीशनल है यार, कि अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो आप एनर्जी कंजर्व कर लीजिए। तो मेरे को ये लगता है यार फ्रिक्शन तो हमारे एडवांस तक में आता ही रहता है, तो 2 चीजें क्यों पढ़नी? वर्क एनर्जी थ्योरम से सारे सवाल बन रहे हैं हमारे, तो उसी को यूज करेंगे। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सारे फोर्सेस को मैं 2 क्लासेस में कर लिया, कंजर्वेटिव एंड नॉन। क्यों सर? क्योंकि कुछ एनर्जी लॉस करा सकते हैं, कुछ नहीं करा सकते। जब नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम में नहीं लग रहे, फ्रिक्शन का सवाल नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है सवाल में, तो आपका वर्क डन बाय कंजर्वेटिव इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। यस, और ये क्या होता है? माइनस ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई। तुमने कहा यस, तो ये आएगा माइनस यू एफ प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ माइनस के आई। इसको इधर ले आओ तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इसी को आप कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है। मैकेनिक्स में हमारे पास 2 ही एनर्जी, मैकेनिकल क्यों आया? मैकेनिक्स में हमारे पास 2 ही एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का समेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कब? जब फ्रिक्शन नहीं है। सारे बच्चे, क्या आपको ये बात समझ आई? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कब लगाओगे? जब अप्लाई ओनली व्हेन फ्रिक्शन इज 0। तो मैंने यहां पर
मैं पर्सनली वर्क एनर्जी थ्योरम ज्यादा प्रेफर करता हूं। अब आपको जैसा बेटर लगे आप करना। इनिशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इसको भी कर सकते हैं, ऐसा मैं इसके लिए अगेंस्ट नहीं हूं। ये भी यूज करना आना चाहिए क्योंकि ये हमें कभी कभार जरूरत भी पड़ती है, आसान कर देता है चीजों को। लेकिन अगर फ्रिक्शन आएगा तो यूज नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा क्या करता हूं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ यार। हम लोग इसमें इतनी प्रैक्टिस इसीलिए करी है, इतने सारे सवाल इसीलिए करे हैं कि थोड़ा सा हमारे को फ्रिक्शन हो या ना हो, हमें कोई लोड ना रहे। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे इसमें नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सभी लोगों ने ये वाला सवाल किया था, ध्यान से देखना। आप करना चाहो एनर्जी से कर लो। जरा ये देखना, अगर मान लो ये एल लेंथ का है, ये मास एम है, ये स्विंग करके नीचे आ रहा है, ये स्विंग करके नीचे आ रहा है, तो ये वी हम लोगों ने सभी लोगों ने कैलकुलेट आउट करी थी, वर्क एनर्जी थ्योरम से करी थी। देखो इस सवाल में जब ये स्विंग करेगा तो फ्रिक्शन हमारे पास होएगा ही नहीं। हाँ सर, फ्रिक्शन तो हमारे पास होगा नहीं। तो मैंने कहा इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी बराबर कर सकते हैं। यस सर। तो जरा देखना, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल। करना आना चाहिए, ये नहीं कि सर मुझे तो वर्क एनर्जी थ्योरम ही करनी है, कर सकता है, लेकिन ये भी करना आना चाहिए। कोई ऐसी वो वाली बात नहीं है। रिजल्ट आप सभी लोगों को पता है। सारे बच्चे जरा ये बताना, रेस्ट से हम लोगों ने रिलीज किया है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई। पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पर डिपेंड करती है, तो कहीं पर एक रेफरेंस ले लो। ध्यान सुनना, अगर मैं यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू जीरो का रेफरेंस सेट कर दूं, तो क्या आपको यह बात समझ आ रही है? यहां पर पोटेंशियल एनर्जी होगी प्लस mgl, ये तो आपको पता है, एल हाइट पर mgl इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा बेटा, हाफ एम वी का स्क्वायर, और यहां पर ही आपने पोटेंशियल एनर्जी जीरो ली है, खत्म। v की वैल्यू आपके पास आ रही है √2gl, खत्म। किस किसने समझ लिया एक बार दिल बनाइए, यस और नो। सर ये भी आसान लग रहा है यार, उसमें तो वर्क डन ये वो। हाँ बात वही है, हाथ आपका दोनों पर सेट होना चाहिए, हाथ आपका दोनों पर सेट होना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस लेना जरूरी है। क्लियर है क्या सारे बच्चे? बेटा इधर उधर की बात मत करिए। डाउट बच्चे का ये हो सकता है, सर रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी ऊपर ले लूं तो, या कहीं और ले लूं तो? कहीं और ले तो क्या आंसर सेम होगा? मैंने कहा कर ले भाई। फिजिक्स तू तभी सीखेगा, जबरदस्ती का डाउट बनाएगा तो नहीं सीखेगा। फिजिक्स तू तभी सीखेगा जब तू कलम चला के चेक करेगा, है ना। देख इस सवाल में कोई फ्रिक्शन नहीं है। हाँ सर कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो मैंने कहा इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। यस, तो सर रेफरेंस कहां लूंगा? मैंने कहा कहीं ले ले। सर मैं बीच में लेना चाहता हूं, वहां से भी आ जाएगा। मैंने कहा पहले इससे चेक कर ले। अगर मान ले मैंने कहा कि यहां रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी मैंने कह दी यहां जीरो है, ठीक है सर। ऑन विच फैक्टर्स? फैक्टर्स कुछ नहीं होता, जहां तेरा मन है वहां कर ले। जहां तेरे को, किसी को यहां लेना है यहां लेके कर लो, किसी को ऊपर लेना है वहां लेके कर लो। सर मैं तो इन्फिनिटी पे लूंगा, करके कर ले भाई। तू जबरदस्ती अपनी कैलकुलेशन बढ़ाएगा और कुछ नहीं, आंसर वही आएगा, ठीक है। फिजिक्स और मैथ्स का कॉम्बिनेशन है ये, फिजिक्स और मैथ्स का, दोनों ही तेरे को नहीं आती है, ठीक है। अब सर अगर मैं यहां पे ले लूं तो मैंने कहा इनिशियल एनर्जी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इनिशियल देखो कितनी है और काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल देखो कितनी है, इक्वेट कर दो बस, ठीक है। तो इनिशियल, हाँ किसी को है कि सर मैं L/2 पर लूंगा, अरे कर ले, आंसर सेम आएगा भाई, प्लस mgl/2 माइनस mgl/2 कर ले भाई, ठीक है। यहां पर रेस्ट से छोड़ा है, यस। सर पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल जीरो है, मैंने कहा ठीक है। सर यहां पे तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, मैंने कहा ओके। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यहां पर? सर रेफरेंस से नीचे हो तो माइनस, मैंने कहा ये ले, आ गया फिर से, हाँ या ना? सर मेरे को खुजली हो रही है, हम तो बीच में लेके अगर वैल्यू ले तो क्या होगा? गधे, फिजिक्स और मैथ्स का कॉम्बिनेशन है सर। हम यहां पर लेंगे L/2 और L/2 पर। सर और कॉम्प्लिकेट करता हूं मैं, यहां पे L/2 और 2L/3 हम लग लेंगे, बट
यहां पर अगर तू रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी जीरो ले रहा है, ले, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल, अभी मैं मिटा दूंगा, काम का नहीं है ये, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल, कलम चला लिया अगर बेटा डाउट बनाने से पहले, तो काइनेटिक इनिशियल जीरो है, प्लस एम जी एल बाई टू आएगा, क्योंकि यहां से एल बाई टू है, काइनेटिक फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर आएगा, और ये इससे नीचे है माइनस एम जी एल बाई टू आएगा, इसको इधर ले जा, वही इक्वेशन आई, आंसर आ गया। ठीक है, अब तेरे को ये खुजली हो ना, मैं तो यहां ले जाऊं, लपड़ मारूंगा घुमा के, अभी जबरदस्ती एक ही सवाल को 1000 तरीके से कराने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है, लेकिन अगर मैंने एक रेफरेंस सेट कर दिया तब मैं लिख पाऊंगा, और रेफरेंस मैंने जीरो लिया है तो यहां की पोटेंशियल एनर्जी लिख पाऊंगा, क्योंकि डिफरेंस, हमें यहां पर डिफरेंस चाहिए, वो बार बार सेट रहेगा बेटा, क्लियर। जैसे ये देखना, हमारे लिए अब देखो वर्क एनर्जी थ्योरम से भी ये सारे सवाल कराए हैं आपको, बल्कि इसमें फ्रिक्शन आ जाएगा ना, तो तुम यहां पर नोटिस करना, तुम इसको नहीं लगा पाओगे, वर्क एनर्जी ही लगा पाओगे। जरा सारे बच्चे जरा देखना कि हमारे लिए ये 2 kg का पार्टिकल है, ये हमारे लिए 5 मीटर की हाइट पर है, ठीक है, 5 मीटर की हाइट पर है, के की वैल्यू हमारे लिए 2 है, जैसे आप रिलीज करोगे फ्रिक्शन नहीं है, मान लो सवाल में बोला है स्मूथ सरफेस है, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन, अब ये सवाल आ गया, ठीक है। अब फ्रिक्शन होता ना तो नहीं लगा पाऊंगा एनर्जी कंजर्वेशन, कोई बोले कि भाई हम लोग यहां पर करें, मैंने कहा आप फ्रिक्शन नहीं है तो एनर्जी कंजर्वेशन से जाओ या वर्क एनर्जी से जाओ, तो दोनों ही चल जाएंगे, अगर फ्रिक्शन आ जाएगा तो एनर्जी कंजर्व नहीं कर पाओगे, फ्रिक्शन एनर्जी को लॉस करा देगा। यस, आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है, अब जरा देखो, फ्रिक्शन नहीं होने की वजह से एनर्जी विल बी कंजर्व्ड, ध्यान सुनना, दोनों तरीके आने चाहिए बेटा, क्योंकि बाद में अगर मैं कहीं लिख दूं ये नहीं सर वर्क एनर्जी से बताइए, मैं दोनों से बताऊंगा, इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी, इनिशियल में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल। सर पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए तो रेफरेंस सेट करना पड़ेगा, मैंने कहा ये कर दिया मैंने, सर मैं ऊपर ले लूं लपड़ मार दूंगा, अभी हर जगह से सेम आएगा रेफरेंस, ठीक है, ये हमारे पास रेफरेंस है, तो काइनेटिक रेस्ट पर है, पोटेंशियल एनर्जी एम, लेवल से ऊपर जाओगे तो 2g इंटू 5 इज इक्वल टू, यहां पर सर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई, लेकिन स्प्रिंग तो कंप्रेस हो जाएगी, तो स्प्रिंग की कितनी होती है के एक्स स्क्वायर बाय 2, ये पोटेंशियल एनर्जी आई, प्लस हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जीरो, स्प्रिंग यहां से यहां जब कंप्रेस होगी, ऐसे यहां पर ब्लॉक आके जब रुकेगा तो स्प्रिंग तो कंप्रेस हो जाएगी ना यार, तो पोटेंशियल एनर्जी इन कंप्रेस्ड स्प्रिंग कितना होता है, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, यस और नो, यही आ रहा है। अब कोई वर्क एनर्जी से करके घर पे देखना चाहे करके देख लीजिएगा, तो ये हमारे पास कितना होगा 100 होगा, इक्वल टू के की वैल्यू 2 है तो एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 10 आ रही होगी, खत्म। हाँ या ना सर, ये क्या करा, ये देख भाई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, सर पोटेंशियल एनर्जी है, मैंने कहा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल वाली है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास, अच्छा मैं इसको इस ऑर्डर में लिखता हूं, ठीक है, नहीं तो तुम्हारे को ये रहेगा, इसी ऑर्डर में लिखता हूं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो है, रुका है, और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ग्रेविटेशन की भी है और स्प्रिंग की भी, दोनों की जरा ध्यान से समझना, ठीक है। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी फाइनल की अगर आप बात करो, ग्रेविटेशनल वाली जीरो हो गई और पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग वाली में तो रहेगी, खत्म। अब सर मेरे को तो वर्क एनर्जी पसंद है, मेरे को तो एनर्जी कंजर्वेशन पसंद है, जो पसंद हो तुम्हें, हमें तो पढ़ाना था भैया, 600 रुपए का हिसाब देना था, हमने दे दिया, ठीक है। पर्सनली सर आपने वर्क एनर्जी पर इतने सारे सवाल क्यों लगवाए, क्योंकि पर्सनली मुझे वो बेटर लगता है, क्योंकि अगर इसी सवाल में यहां फ्रिक्शन आ जाए, जो आपने सवाल देखे भी होंगे, ये नहीं लगा पाओगे, तो घूम के जाना वहीं पड़ेगा, तो भाई उसको इतने अच्छे से सीख लो कि वहीं से ही सारे सवाल बन जाए, कितना है, यस यस। अब जरा इस सवाल की हम लोग बात करते हैं,
अब ये आपके एडवांस का पीवाईक्यू है, ईयर नहीं मिल रहा था मेरे को, ठीक है, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। आइए, ये मल्टीपल करेक्ट में आपका सवाल है, लेट्स सी कितने बच्चे सोच पाते हैं, ठीक है। हाँ, अभी जो मैंने आपको एडवांस के सवाल दे रहे हैं वो भी मैं वर्क एनर्जी से ही बताऊंगा, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम हर जगह एप्लीकेबल है, इसलिए लोड फ्री रहते हैं, ठीक है, उस पर इसीलिए ज्यादा प्रैक्टिस कराई। गिवन बिलो इज द प्लॉट ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम इन विच पार्टिकल इज इन वन डायमेंशन मोशन while the conservative force acts on it. Suppose E मैकेनिकल मतलब टोटल एनर्जी। अब आधे बच्चों को मुंह देख, ये सवाल नहीं करेंगे, बड़ा लग रहा है। हाँ तो बेटा आईआईटी एडवांस आपको ऐसे सवाल फेंकता है जिसमें आपको देख के इरिटेशन हो, ठीक है। दैट ई मैकेनिकल, मैकेनिकल मतलब टोटल एनर्जी 8 जूल है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज, हर बार करेक्ट बताते हो, इस बार इनकरेक्ट बताना है, जो गलत है वो बताना है। वेयर के ई इज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब बताए बच्चों को ना अलग अलग चीजों से इरिटेशन होती है। कोई सर ये लेंदी बहुत है, सर कुछ बच्चों को ये देख के इरिटेशन, मन नहीं कर रहा सर। मैं बता रहा हूं, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं। कुछ बच्चों ने क्या देखा है, किस किस पॉइंट पर इरिटेशन। एक तो ये बड़ा भरा भरा सा लग रहा है सर सवाल, है ना, इतना पढ़ना पड़ेगा, एक इरिटेशन। दूसरा, कुछ ने कहा चलो ठीक है हिम्मत लगाते, ये देख के आधों को मौत आनी स्टार्ट, इनइक्वालिटी। हाँ, और तीसरे बच्चे जिनको ये डॉटेड लाइन से इरिटेशन हो रही है, ये क्या है भाई, इतनी लाइन कैसे खींच दी। हाँ या ना, है ना, आपको ये हो रही है ना इरिटेशन। कोई और एक और एडवांस का सवाल है? अभी नहीं है, अभी आएगा तो आपको दिखाऊंगा। बच्चे ना किसी तरीके से बहाने बनाते। मैं बता रहा हूं बच्चों को सवाल से नहीं, बच्चों को इस डॉटेड लाइन से इरिटेशन है, इसलिए मैं अपना करियर खराब कर लूंगा क्योंकि आईआईटी वालों ने यार डॉटेड लाइन बनाई है ना। अरे भैया मैं तुम्हें जानता हूं, इनइक्वालिटी देख के सवाल छोड़ दो, 3 लाइन, अरे भैया ना हो पाएगा हमसे, करियर ही खराब कर लेंगे हम। यस, तो आपको बेटा जरा ध्यान समझना, हमें मैकेनिकल टोटल एनर्जी 8 जूल दे रखी है, ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स है, कहीं पर भी नॉन कंजर्वेटिव की बात नहीं है, ठीक है। तो ये बताना है, जरा देखो सवाल को रीड करो, x1 क्या है, x4 क्या है, x2 क्या है, x3 क्या है। अगर आप इस ग्राफ की बात करें, ठीक है, ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा है, ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा है, ठीक है। और ये डॉटेड लाइन बना करके उन्होंने वो पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, ये हमारे पास डॉटेड लाइन है, पॉइंट्स दे रखे हैं। अगर मैं ये हटा दूं तो आपको घबराहट नहीं होनी चाहिए, ये बस आपका ना पेशेंस चेक करते हैं एडवांस वाले कि कितने बच्चे हमारे पास सिर्फ दिखावे के लिए बैठे हुए हैं, ठीक है। ये ग्राफ एक्चुअली में ये दे रखा था, ठीक है। ओके, अब जरा समझना, इन्होंने बोला कि अगर x की वैल्यू लेस देन x1 है, मतलब ये x1 पॉइंट था, ये x2 पॉइंट है, ये x3 है, ये x4 है, x लेस देन x1 की बात करो तो इन सारे पॉइंट्स पर x की वैल्यू लेस देन x1 है, काइनेटिक एनर्जी स्मॉलेस्ट एंड पार्टिकल इज मूविंग एट द स्लोएस्ट स्पीड। ये देखो क्या दे रखा है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ दे रखा है। अगर आप देखें x की वैल्यू लेस देन x1 पर, इधर आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 8, टोटल एनर्जी कितनी है 8, तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गई। बस इतना करना था, हम तो अपना करियर दान देंगे। अगर आप देखें तो अगर x की वैल्यू x1 है तो पोटेंशियल एनर्जी, यू का ग्राफ दे रखा है, तो इस ग्राफ की अगर आप बात करें तो ये कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी इन इस पॉइंट्स तक हमेशा 8 जूल है, टोटल भी 8 थी, मतलब काइनेटिक तो है ही नहीं। तो चलो ठीक है, x ग्रेटर देन x4, अगर मैं इन पॉइंट्स की बात करूं बेटा, पेशेंटली सॉल्व करोगे, एडवांस के सवाल होने लगते हैं। पेशेंस नहीं है बस बच्चों में, दिक्कत ये है टीचर को पहले करी आएंगे। तो अगर आप x ग्रेटर देन x4 कह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट थ्रू आउट दिस रीजन, अगर आप देखें तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी दे रखी है 6, टोटल एनर्जी कितनी है 8, तो काइनेटिक एनर्जी 2 होगी हमेशा। तो ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है।
हमें इनकरेक्ट करना है मार्क। बच्चे ट्रू वाला मार्क करके बैठ जाएंगे, अब देखना परसेंटेज गिरेगा। x इक्वल टू x2, जब ये x इक्वल टू x2 की बात करें तो इन्होंने कहा है काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटेस्ट एंड द पार्टिकल इज मूविंग एट द फास्टेस्ट स्पीड। x2 पर पोटेंशियल एनर्जी कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। टोटल एनर्जी 8 था, तो काइनेटिक के पास ही तो होगा। एक पार्टिकल के पास टोटल एनर्जी 8 जूल, पोटेंशियल है ही नहीं उस समय, तो सारी की सारी कहां गई? काइनेटिक में गई। तो काइनेटिक हमारे पास मैक्सिमम है एट x इक्वल टू x2, काइनेटिक एनर्जी इज ग्रेटेस्ट, ट्रू स्टेटमेंट, एंड पार्टिकल इज मूविंग एट दिस फास्टेस्ट स्पीड, ऑब्वियस सी बात है, ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है, ये भी हमारे पास ट्रू हो गया, ये भी हमारे पास ट्रू हो गया। एट x इक्वल टू x3 काइनेटिक एनर्जी 4 जूल्स है, तो भाई एट x इक्वल टू x3 अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो पोटेंशियल एनर्जी 4 है, हां सर। टोटल एनर्जी 8 है, हां सर। तो काइनेटिक कितनी हुई? 4 हुई। तो एट x इक्वल टू x3 काइनेटिक एनर्जी 4 जूल्स, ट्रू आंसर यही होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं। एट x लेस देन x1 काइनेटिक एनर्जी स्मॉलेस्ट, काइनेटिक एनर्जी स्मॉलेस्ट एंड पार्टिकल इज मूविंग एट द स्लोएस्ट स्पीड। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये भी तो सही है, आया ना, बोनस मिलना चाहिए यहां। अरे बोलो यार, हाँ। कुछ बच्चे करते ऑड वन आउट, अरे गधे, बोनस भी तो हो सकता था, हाँ या ना। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, है ना। काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। सबसे काइनेटिक एनर्जी स्मॉलेस्ट, ट्रू, एंड द पार्टिकल इज मूविंग एट द स्लोएस्ट स्पीड, ट्रू। अरे मेरे एंटर पेंटर, जब काइनेटिक एनर्जी 0 होती है तो पार्टिकल रेस्ट पर है, चल ही नहीं रहा, गधे। इन्होंने कहा मूविंग एट द स्लोएस्ट स्पीड, मूव ही नहीं कर रहा, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आंसर सिर्फ 1 आएगा। लो, आसान सवाल देके एडवांस ने करवाया और रायता फैलवा लिया। ठीक है, ठीक है। एडवांस ऐसे सवाल देता है, कई बच्चों ने एसीडी और ये सब मार्क करा होगा, क्यों? क्योंकि उनको आदत है ट्रू स्टेटमेंट, तो इन्होंने इनकरेक्ट करवाया मार्क। उनको नेगेटिव करवाना है, तुम्हारा पेशेंस नहीं है तो खराब करोगे तुम, आसान सवाल करोगे और गलत मार्क करोगे। क्लियर? हाँ, एडवांस में कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो किसी से हिलते ही नहीं एग्जाम में, और कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो सब करते हैं और मेजॉरिटी गलत कराते हैं केयरलेस मिस्टेक से। ठीक है, अब अगला सवाल जरा देखिएगा मेरे एंटरपेंटर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास एम डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। ये बहुत क्लासिक एग्जांपल है, ये एडवांस में मैं आपको बता रहा हूं। एडवांस में 3-4 बार, भाई एडवांस में क्वेश्चन बहुत कम रिपीट होते, 3-4 बार ये डिफरेंट फॉर्म में पूछा गया है, डिफरेंट फॉर्म्स में पूछा गया है। अब अगर मैं आपके सामने एक ऐसा सवाल दूं, पहली बात आपको भी पता है भाई जेईई मेंस में कई बार सवाल रिपीट हो जाते हैं, जेईई मेंस में कई बार सवाल रिपीट हो जाते हैं, लेकिन एडवांस में रिपीट होने वाले सवाल बहुत कम होते हैं, कंसेप्ट्स रिपीट होते हैं। तो ये, और कई बार कंसेप्ट भी रिपीट नहीं होते, नई नई चीजें पूछी जाती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो कई बार कंसेप्चुअली देख, वो बार बार चेक करें बच्चे ने ये कंसेप्ट सीखा या नहीं सीखा, सीखा या नहीं सीखा, कई बार रिपीट हुआ है। अभी क्या कह रहा है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास एम डिपेंड्स ऑन अ डिस्टेंस y अलोंग द लाइन ए बी। इस लाइन परपेंडिकुलर इधर अगर आप हो तो कुछ और पोटेंशियल एनर्जी है, इधर हो तो कुछ और है, इधर है तो कुछ और है, इधर है तो कुछ और है, इधर है तो कुछ और है। अकॉर्डिंग टू रिलेशन, अगर आप किसी भी y डिस्टेंस पर हो, समझना बेटा, क्वेश्चन को डिकोड करना, अगर आप किसी भी y डिस्टेंस पर हो तो आपको जो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर फील होगी दैट इज k डिवाइडेड बाय अंडर रूट में y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। बहुत क्लासिक एग्जांपल है, मैं लिटरली बता रहा हूं। वेयर k इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम y इक्वल टू √3a। आपने एक पार्टिकल को फेंका है जब y की वैल्यू √3a है, ये 2a डिस्टेंस है तो आपको a और a मिल गया है, टुवर्ड्स पॉइंट a। फाइंड द मिनिमम प्रोजेक्शन स्पीड ऑफ द पार्टिकल सो दैट इट विल क्रॉस
P.O। सर एनएलएम में भी ऐसा करवाया था, वो अलग सवाल था, ये अलग है, इसमें अलग ही लेवल की थॉट प्रोसेस चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, मिनिमम वर्ड क्यों बोल रहा है? अब कई वजह, मैक्सिमम मिनिमम, नहीं 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 नहीं, इसको समझने की कोशिश करिए। पहले फंक्शन देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। मैं इस सवाल में थोड़ा सा टाइम लूंगा आपको समझाने के लिए। क्यों बोलूंगा? कम से कम 3-4 बार आया, ग्रेविटेशन में भी दिखाऊंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी दिखाऊंगा, और रोटेशन में भी ये सवाल दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है? और इसका बीज आज यहां पर आपको दिखेगा कि यहीं से स्टार्ट होगी थी ये बवाल, ठीक है? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर आप पी पॉइंट से ओ पॉइंट पर जा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा? मुझे ये बताइए। हाँ, क्वेश्चन ही नहीं समझे, पहली बार करोगे तो क्वेश्चन नहीं समझ आएगा। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, अब मैं देखता हूं कि आपकी मैथमेटिक्स या आपकी लैंग्वेज कितनी स्ट्रांग है। हमें आंसर जाना ही नहीं है, हमें तो सीखना है। मैंने कहा कंसेप्ट रिपीट हो रहा है कई बार। मुझे बताइए, पहला मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं, और ये सर आपको कैसे दिमाग में आया, ये तेरे में भी आना स्टार्ट होगा धीरे धीरे। जब मैं पी पॉइंट से किस पॉइंट पर जा रहा हूं, ओ पॉइंट पर, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? सोच के बताइए। आपको फंक्शन दे रखा है, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, इतना तो सोचिए, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, क्या होगी? जरा देखते। अब देखो यहीं से पकड़ लिया सवाल तो पकड़ में आएगा। मैं पी से ए आ रहा हूं, दोबारा सोचिए, जल्दबाजी में खराब मत करिए। दिस इज अ क्लासिक एग्जाम्पल भाई, आईआईटी के कुछ क्लासिकल एग्जाम्पल है भाई हमारे पास, और मैं जब भी बोलूं कि ये हमारे पास एक क्लासिक एग्जाम्पल है, समझ जाना कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है? मेरे को ये बताइए कि हमारे पास जब मैं पी पॉइंट से ओ पॉइंट पर जा रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? सर अगर देखा जाए पोटेंशियल एनर्जी वाई से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, डिनोमिनेटर में ना। अगर आप P से O जाएंगे, P से O, तो Y डिक्रीज करेगा। मैंने कहा हाँ, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा। अब देखो एडवांस का डिफरेंस, मेजॉरिटी डिक्रीज लिख रहे थे भाई, ये देख, ये कांस्टेंट है। Y की वैल्यू जब तू यहां से यहां जाएगा तो Y तेरा क्या हो रहा है? कम हो रहा है। जब तेरा Y कम होगा, डिनोमिनेटर कम होगा, डिनोमिनेटर कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। पहली बात तो ये चीज तेरे को समझ आनी चाहिए थी कि जब तुम यहां से लेके यहां जाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। क्लियर? अब दूसरी चीज, सर मिनिमम प्रोजेक्शन स्पीड क्यों बोली? अब मेरे को बताना, एक पहाड़ है, अपनी लाइफ से रिलेट करिए, ये h हाइट, मैं यहां पर एक बॉल को कुछ स्पीड या काइनेटिक एनर्जी से भेज रहा हूं, ये बॉल इसको कब क्रॉस करेगी? ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी या कितने से ज्यादा, इतने से कम होनी चाहिए? पहले सोचिए। ये ग्रेविटी और ग्रेविटी यहां कुछ नहीं दे रखा है, ग्रेविटी फ्री स्पेस है बेटा। ये कह रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कहां मेंशन्ड है भाई? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, सोचो अब। एक पहाड़ है, अब देखते हैं कितने बच्चे सोचते हैं, और यही चीज बार बार पूछी एडवांस ने। एक पहाड़ है, ये रियल वर्ल्ड में आपके सामने एक पहाड़ है, आप एक बॉल को फेंकेंगे, तो मैंने कहा यार मेरी काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए कि ये बॉल इस पहाड़ को क्रॉस कर जाए? वेरी गुड, काइनेटिक एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर mgh या मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैं यहां पे लिख दूं mgh या फिर u max, तो ये बॉडी क्रॉस कर जाएगी। सर क्या बोलने की बात थी, जरा ये समझना बेटा। मैं अगर एक बॉल को पहाड़ से मुझे क्रॉस कराना है, मैंने धीरे से फेंका, जाएगी ऊपर, वापस आ गई। मैंने और स्पीड बढ़ाई तो ये और जाएगी, वापस आ जाएगी। मैंने कहा और स्पीड बढ़ाओ, ये और ऊपर जाएगी, फिर वापस आ जाएगी। मैंने कहा और स्पीड बढ़ाओ, ये जाएगी और वापस आ जाएगी। मेरे को अगर, मेरे वर्ड को सुनना, मेरे को अगर इस पॉइंट से आगे जाना है तो मैंने कहा भाई इतनी एनर्जी दो, ये जाते जाते या तो यहां पर जस्ट रुक जाए या फिर थोड़ी सी भी एनर्जी हो आगे जाने की, इसके बाद मुझे धक्का देने की जरूरत नहीं है, खुद से ही चली जाएगी। हां या ना सारे बच्चे? ये तो कॉमन सेंस है ना यार।
तुमने कई बार अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में करके भी देखा है कि अगर मेरे को इसको क्रॉस कराना है, कम, मैं कह रहा हूं देख, तू इन्फानाइट एनर्जी देगा तो क्रॉस क्या, कूद के भी चली जाएगी। मैं कह रहा हूं कम से कम कितनी एनर्जी दूं कि ये जस्ट इसको क्रॉस कर जाए। तूने कहा यार बॉल को फेंकूंगा तो ऊपर गई वापस आ गई। मैंने कहा और एनर्जी दे, और ऊपर जाएगी वापस आ जाएगी। मैंने कहा और एनर्जी दे सर, और ऊपर गई वापस आ गई। मैंने कहा कोशिश कर कि इसको इतनी एनर्जी दे दे, मेरे वर्ड को सुनना, इतनी मिनिमम इतनी दे दे कि ये बस यहां तक पहुंच जाए, उसके बाद तो पार ही हो जाएगी। मिनिमम मतलब कम से कम मैं इतनी एनर्जी दूं। अगर कोई बोले कि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी वो होगी जब ये टॉप पर पहुंच जाए, टॉप पर पहुंच जाए, उसके बाद तो ये खुद ही चली जाएगी। हाँ या ना? यस यस। अब जरा इसकी बात करते हैं। पहली बार आपके सामने सवाल आ रहा है तो अपने को जज नहीं करना है कि सर मैं तो नहीं सोच पाया। बेटा जज यहां नहीं, जज 2 साल बाद एग्जाम में किया जाएगा कि कौन इसको रिकॉल कर पाया। अभी समझ इसको। हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं यहां पर, ठीक है, और ये था। अब इसी चीज को जरा सोचना, ठीक है, ये डिस्टेंस है ए और ये डिस्टेंस है ए। तुम्हें दिया है कि यहां से जब आपने फेंका है तो y की वैल्यू कितनी थी, √3a। कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, ठीक है। मैं यहां से किसी बॉडी को, उन्होंने बोला कि भाई मिनिमम v मिनिमम मेरा कितना होना चाहिए, यही तो सवाल पूछा है। सवाल देखना कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम y इक्वल टू √3a टुवर्ड्स o ऑन लाइन AB, फाइंड मिनिमम प्रोजेक्शन स्पीड ऑफ द पार्टिकल सो दैट इट विल क्रॉस o। क्या आपको यह बात समझ आ रही है? जैसे जैसे पार्टिकल नीचे जाएगा, जैसे पार्टिकल नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। सबसे पहला सवाल मेरा यही था कि जब ये पार्टिकल यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, जब ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो अपने आप लो एनर्जी से हाई एनर्जी पर चली जाए। धक्का देना पड़ता है। हाई एनर्जी से लो एनर्जी आ जाएगी अपने आप, वो स्टेबल होना चाहती है हमेशा, लेकिन लो एनर्जी से हाई एनर्जी अपने आप कभी नहीं जाएगी। तो तुमने जब इस सवाल को देखा, इसमें सर ग्रेविटी का नहीं मेंशन है, फ्रिक्शन का है नहीं मेंशन है, हटाओ उसको। मैंने कहा यार यहां से यहां पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। कोई भी पार्टिकल अपने आप पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा ना बढ़ाएगा, मुझे तो फेंकना पड़ेगा या वर्क डन करना पड़ेगा। बिल्कुल, इस ग्राफ इसको उल्टा कर दो। लॉजिकली पता क्या है, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी आपकी कम है, यहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो मैंने कहा कि भाई इस पार्टिकल को बस यहां पहुंचा दो, उसके बाद तो खुद ही भाग जाएगा। ये पहाड़ है पोटेंशियल एनर्जी का यार। अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी का पहाड़ है। इसको इस साइड पर ले जाने के लिए कम से कम यहां तक पहुंचा दो, उसके बाद तो ये खुद से ही चला जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आई सारे बच्चे? यस और नो? सर आपको कैसे पता यहीं तक पहुंचाना है? मैंने कहा भाई तू फॉर्मूला देखना। पोटेंशियल एनर्जी था K अपॉन, ध्यान से देख, K अपॉन अंडर रूट में y² प्लस a²। y यहां से नाप रहे हो, व्हेन y इज इक्वल टू 0 तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, K डिवाइडेड बाय a। जब y इज इक्वल टू √3a है तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है, K अपॉन √3a का स्क्वायर, दैट इज 3a² और प्लस a², तो ये आ गई K/2a। देख तेरी पोटेंशियल एनर्जी आधी हो गई। यहां पोटेंशियल एनर्जी कम है, हाफ है, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा है। तो दूसरे साइड आ जा, तब भी तेरे पास डिनोमिनेटर बढ़ेगा। यहीं पर y की वैल्यू 0 थी बेटा। जब तू यहां पर y की देख, किसी भी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो -1 का भी स्क्वायर करेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पर आएगी, y की वैल्यू 0 पर आएगी, क्योंकि 0 से ज्यादा तू पॉजिटिव डाल या नेगेटिव डाल, हमेशा डिनोमिनेटर बढ़ेगा ही, u घट जाएगा। तो क्या अब आपको समझ आई? फ्रिक्शन है नहीं? हाँ। तो इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी? हाँ। तो मैंने कहा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल। मेरे को मिनिमम चाहिए था, मैंने कहा यहां तक पहुंचा दो, उसके बाद तो खुद से ही भाग जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस यहां की पोटेंशियल एनर्जी जब हमारे पास था तो K/2a है,
इक्वल टू, मैंने कहा यहां पर पार्टिकल जस्ट रेस्ट पर आ जाए, पार्टिकल जस्ट रेस्ट पर आ जाए, पर आ जाए, उससे हल्का दे, 0.00001 हल्का सा भी ज्यादा दोगे अपने आप चल जाएगा, तो मिनिमम की बात हो जाएगी। तो हमारे पास, मैं यहां पे लिखता हूं हाफ एम वी मिनिमम का स्क्वायर प्लस के बाय 2a, पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास है के बाय ए और काइनेटिक एनर्जी 0। मैं ऐसे लिख देता हूं 0 प्लस के बाय ए। किस किस को ये बात समझ आ गई, दिल बना दो। अब ये सवाल ना अचानक से एग्जाम में हिट नहीं करता है बेटा, इसीलिए दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल। और मैं ग्रेविटेशन में भी ये चीज दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो ये हमारे पास मिनिमम कितनी स्पीड होनी चाहिए, हाफ एम वी मिन का स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय 2a। ठिशुम ठिशुम, तो v मिनिमम की अगर तू बात करेगा तो ये आएगा k बाय एम ए रूट, ये आ रहा है। कभी भी अगर आपका फ्यूचर में ऐसा सवाल है, भाई मैं इसको कितनी स्पीड दूं कि इसको क्रॉस कर जाए, ठीक है, कितनी स्पीड दूं इसको क्रॉस कर जाए, तो आपको ऐसे ही सोचना है कि यार कहीं एक ऐसा पॉइंट है जहां तक पहुंचा दो उसके बाद खुद से हो जाए, अपने आप सवाल हो जाएगा। अब आपको क्या दे रखा है, ध्यान समझो। मैंने देखा यार यहां से यहां भेजना है, क्या पता खुद से ही भाग रहा हो, मैं छोड़ दूं अपने आप ही चला जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो मैंने देखा कि यार यहां पर y की वैल्यू जब 0 होएगी तो y इनवर्सली है, जैसे जैसे y वैल्यू बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, मतलब यहां ज्यादा है यहां कम है। तो एक पहाड़ टाइप का है पोटेंशियल एनर्जी जो दिख नहीं रहा है। मैंने क्या बोलता, पोटेंशियल एनर्जी दिखती नहीं है बेटा, होती है। तो मैंने कहा एक पहाड़ टाइप का पोटेंशियल एनर्जी, यहां पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा यहां कम है, तो मुझे अगर इस पार्टिकल को क्रॉस कराना है तो यहां तक पहुंचा देना है, उसके बाद तो खुद से हो जाएगा। तो मैंने एनर्जी कंजर्वेशन लगाई, हो गया सवाल क्लियर। अब मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसी टाइप का सवाल दिखाता हूं जो आप जेईई एडवांस में भी देखेंगे। सर हमने तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी नहीं, मैं कौन सा कह रहा हूं फॉर्मूला लगा। सवाल देख, एक रिंग है जो पॉजिटिव चार्ज है, 12वीं में जाएंगे तो फॉर्मूले बना लेंगे। मैंने इसकी एक्सिस पर एक पॉजिटिव चार्ज को फेंकना है। सारे बच्चे मुझे बताना, फॉर्मूला कुछ नहीं लगाऊंगा, सारे बताना पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा हां या ना। सोचिए सोचिए सोचिए, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा हां या ना, सोचो। बाद में जाके 12वीं में इक्वेशन बनाएंगे बस इसकी, अभी मैं आपको ग्रेविटेशन में भी दिखा सकता हूं, ठीक है। सर चैप्टर खत्म क्या बेटा, तू वेट कर बस चैप्टर खत्म होने का, ऐसे तैयारी नहीं होती बेटा, इतना थॉट प्रोसेस सोचना पड़ता है एडवांस तक जाने के लिए। रिपेल करेगा, तू अगर इसको नॉर्मली छोड़ देगा कभी अपनी तरफ से जाएगा ये उधर नहीं, पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करते हैं सर, भगाने की कोशिश करेगा। अगर ये पॉजिटिव है मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये सीधे इधर भाग के दूर जाने की कोशिश करेगा, मतलब पार्टिकल कम से कम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ जाएगा, इधर पोटेंशियल एनर्जी कम है। और आपको ही पता है इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी हम लोग 0 लेके चलते हैं, थोड़ा बहुत भी अगर आपको पता है, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं। मेरे को यहां से यहां भेजने के लिए स्पीड देनी पड़ेगी, अपने आप तो नहीं जाएगा, है ना। हमें यहां से यहां भेजने के लिए स्पीड देनी पड़ेगी, अपने आप तो नहीं जाएगा। क्योंकि एक्चुअली में जब आप 12वीं में जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे, ये ऐसा होता है, सेंटर पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। आप खुद समझिए, मैं इस पॉजिटिव चार्ज को धीरे से फेंकता हूं तो ये धीरे से आगे जाएगा, फटाक वापस हो जाएगा। आपके रदरफोर्ड मॉडल में भी यही था बेटा, यहां पर न्यूक्लियस था, यहां पॉजिटिव चार्ज था, मैंने कहा मैं थोड़ी और स्पीड देता हूं, यहां तक जाएगा फिर वापस आ जाएगा, मैंने कहा ओहो, मैंने कहा और तेज भेजता हूं, यहां तक फेंकूंगा फिर वापस आ जाएगा, मैंने कहा ओहो, मैंने कहा और तेज भेजता हूं, यहां तक जाएगा फिर वापस आ जाएगा, मैंने कहा ओहो, मैंने कहा बस सेंटर तक पहुंचा दूं। अगर सेंटर तक पहुंचा दिया उसके अगले बात तो ये खुद ही धक्का देकर भगा देगा इसको। तो जब मेरे को मिनिमम काइनेटिक एनर्जी या मिनिमम कितनी स्पीड से इसको फेंकूं कि ये रिंग को क्रॉस कर जाए, तो मैं बोलूंगा इसके सेंटर तक पहुंचा दो बेटा, क्योंकि उसके बाद तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है। ये जैसे ही इस साइड आएगा तो ये धक्का देके अपने आप भगा देगा। तो यहां तक मिनिमम हमारे को यहां से यहां का सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर, यस और नो, ठीक है। तो ये आपके 12वीं क्लास में भी जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं। और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है,
सोचने के लिए। अभी फॉर्मूला नहीं पता है लेकिन थॉट प्रोसेस तो बना ही सकता हूं ना यार, हाँ या ना? क्लियर? यस और नो? आइए अगला सवाल। ठीक है, अब यहां पर ये पुराना सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, ये बहुत कुछ सिखा के जाएगा अभी आपको। ऑफ द पार्टिकल इज 1 kg इन अ फोर्स फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी आपको दे दी है, दैट इज x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 माइनस x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, सर मैकेनिकल वर्ड मतलब टोटल मैकेनिक्स में जो इसकी एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो टोटल एनर्जी आपको कितनी दी है? 2 जूल। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन द मोशन। सारे बच्चे बेटा एडवांस के अभी और भी अच्छे वाले सवाल आपको होमवर्क दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है? 11वीं हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अब सारे बच्चे जरा इसको सोचना। कईयों को तो शायद ऐसे सवाल में हिंट भी ना लगे कि करना क्या है। जेईई मेंस के सवाल आपने देखे हैं, फॉर्मूला याद है, पोटेंशियल देखो, फोर्स दे दिया, एक्स दे दिया, तो यार हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, यू आ जाएगा। जेईई मेंस ऐसे पूछता है, यू दे दिया, एक्स दे दिया, हाँ स्लोप देखेंगे, फोर्स आ, कुछ ऐसा पूछता है। कई बच्चों को यार हिंट भी नहीं लगेगा कि बोल क्या रहा है, कैसे रास्ता बनाऊं मैं इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इन अ फोर्स, पोटेंशियल एनर्जी हर एक्स पर, ये क्या बता रहा है? एक्स वेरी करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी वेरी करेगी, ठीक है? तो पोटेंशियल एनर्जी वेरी करेगी। अब रास्ता बनाना है बेटा, हमें आंसर से मतलब ही नहीं है, 1.5 साल तक रास्ते क्लियर होने चाहिए हमारे। ये है टोटल एनर्जी 2 जूल है, तो कोई फ्रिक्शन विक्शन नहीं दे रखा, मतलब ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज नो फ्रिक्शन, कोई भी फ्रिक्शन हमारे पास नहीं है। अब मेरे को बताना, इन्होंने कहा फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। जब टोटल एनर्जी 2 जूल फिक्स है, टोटल एनर्जी ध्यान सुनना, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का समेशन है, ये 2 है। सारे बच्चे इन्होंने कहा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कब होगी? वेरी गुड सर, पोटेंशियल एनर्जी 0 है। अबे लपड़ मारू, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है। पोटेंशियल एनर्जी सीधे बोलेगा मिनिमम होगी। कुछ बच्चों को लगता है सर पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, ये देखो आ गए। अरे इसीलिए तो एडवांस का सवाल है भाई। देख, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मिनिमम कभी भी कहीं पर भी हो तो 0 हो सकती है, क्योंकि ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती। क्या बात कर रहे हो? अरे हाफ mv स्क्वायर बेटा, हाफ mv स्क्वायर, मास कभी नेगेटिव नहीं, किसी का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, 0, पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। कुछ बच्चे सोचते हैं, देखो थोड़ा सा तो दिमाग लगाया, अच्छी बात है, वेरी गुड, लव यू बेटा। बच्चों ने ये तो सोचा कि सर जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी वहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी सर, लेकिन गलती ये कर दी सर, पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू 0 होती है, ये गलत। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी हो सकती है, रेफरेंस डिपेंडेंट है। अब आप सभी लोग एक रास्ते पर तो पहुंचे कि यार पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम जहां होगी वहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब मेरे को कैसे पता लगेगा कि पोटेंशियल एनर्जी कहां मिनिमम है? ये सर मैक्सिमा मिनिमा सोच सकते थे, x की पावर 4/4 माइनस हमारे पास x स्क्वायर बाय 2। अब ये थॉट प्रोसेस आए कि मैंने कहा जहां पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी वहां काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि टोटल एनर्जी हमारे पास फिक्स है 2 जूल्स। तो अब मेरे को मिनिमम सॉल्व करना है। अगर मैं यू मिनिमम निकाल पाया तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा।
अब बात है कि सर वो कैसे करें? अरे मैक्सिमम मिनिमम मेरे एंटरप्रेन्योर, पहले क्या करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा में du बाई डी एक्स निकालते हैं। तो ये कितना आएगा बेटा, हमारे पास x का क्यूब लिख दे भैया, नहीं तो कुछ बच्चे ये क्या हो गया, 4x का क्यूब माइनस 1/2 2x, तो ये 2 और 2 4 और 4 गया, तो du बाई डी एक्स आपका कितना आ रहा है बेटा, du बाई डी एक्स आ रहा है आपका x का क्यूब माइनस x। मैक्सिमा मिनिमा में इक्वल टू 0 डालते हैं, तो यस सर, तो du बाई डी एक्स, सारे बच्चे जरा देखना, ये आएगा x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू +1, x की वैल्यू -1। अभी तक तो एक ही पॉइंट आता था, वही मैक्सिमा या वही मिनिमा, चेक तो करते ही नहीं थे। एडवांस ने बोला इधर आओ आईआईटी पर, किधर मैक्सिमा है किधर मिनिमा है कैसे पता लगाओगे? अब तो बहुत सारे पॉइंट आ गए। अब एडवांस देखो, नॉर्मली जेई मेंस डबल डिफरेंशिएशन तक भेजता भी नहीं है, एडवांस कह रहा है देख के आओ। तो चेक करना पड़ेगा बेटा, तो चेक करने के लिए डबल डिफरेंशिएशन करी जाती थी सर। मैंने कहा डबल डिफरेंशिएशन 3x² -1 बनेगी, हाँ, तो हमारे लिए x की वैल्यू 0 पे डबल डिफरेंशिएशन x की वैल्यू 0 पर जरा चेक करेंगे पहले। तो जैसे आप x की वैल्यू 0 डालोगे -1 लेस देन 0 मैक्सिमा है, ठीक है, मतलब मैक्सिमा एट x इक्वल टू 0 पता लगा। जब मेरे पास d² बाई डी एक्स स्क्वायर डबल डिफरेंशिएशन में x की वैल्यू +1 या -1 दोनों कुछ भी डाल लो क्योंकि स्क्वायर ही जाएगा, तो आएगा 3 - 1 2 ग्रेटर देन 0 मिनिमा एट x इक्वल टू +-1। ओहो, अब हमें यह बात समझ आई, जब x की वैल्यू +-1 है तब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमा है। यस, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी अगर मेरे को निकालनी है तो 1/4 -1/2 -1/2 -1/4 आएगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन्होंने क्या बोला था, 2 है, ये फिक्स है। तो जब ये अपनी मिनिमा पर होगा तो ये अपनी मैक्सिमा पर होगा। भाई देख, तेरे पास 10 रुपए थे, तुम दोनों भाई बहन में आपस में बांटना है, तो अगर मैं एक को बहुत ज्यादा पैसे दूंगा तो दूसरे को कम देने पड़ेंगे क्योंकि सारे तो उसी को दे दिए, है ना, वैसी वाली बात है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमा दैट इज ½ mv मैक्स का स्क्वायर इज, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम 0 नहीं है, -1/4 है, इक्वल टू 2 आ गया, तो ये उधर चला जाएगा, हाफ, मास की वैल्यू 1 थी, v मैक्स का स्क्वायर, सारे बच्चे जरा देखना, 4 2 8 9/2 2 2 गया, v मैक्स की वैल्यू 3 आ रही है क्या आपकी? हाँ यार, एक बार देख ले, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम वहां जाएगा, +4 हो जाएगा ना, 2 + 1/4, 4 2 8 9/4, अच्छा एक 2 ये 4 है, ठीक है, 9/4, तो v मैक्स की वैल्यू ये 2 हो जाएगा, तो v मैक्स की वैल्यू 3/√2 आ रही होगी। वेरी गुड, ये हुई ना बात, ठीक है। अब हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स लिए हैं, वेराइटीज क्रिएट करी हैं कि अलग, हर देखो कुछ बच्चों को क्या लगेगा ना, 11वीं जब पढ़ रहे होते हैं कुछ बच्चों को लगता है सर हर सवाल में नया कैसे सोचूंगा, तो पहली बार कर रहा है ना, तू या तो देख कर ही मत, तो जब एग्जाम में जब नया सोचना होगा तब तू कहेगा यार ये होगा कैसे, या तो अभी जब पहली बार झटका लग रहा है एब्जॉर्ब कर ले, जितना एब्जॉर्ब कर सकता है कर ले, सो दैट तेरे को इतनी बार पता होगा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इनलाइटमेंट हो जाएगी और एग्जाम में तेरे को पता होगा ये करके देख ले, ये करके देख ले, ये करके देख ले, कहीं से तो जवाब आएगा और आता है। क्लियर? हाँ या ना, यस और नो, ठीक है। अब बात आती है पावर की। क्लियर? अभी बहुत सवाल है भाई, मजा करेंगे, पूरी 11वीं पढ़ोगे तो भाई मजा आएगा, ठीक है, बहुत मजा आएगा। अब पावर एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन जेईई मेंस बहुत पूछता है भाई,
अगर तुम देखोगे, अभी मैं डिस्कस करूंगा, वैरायटी सारी दिमाग में क्रिएट करूंगा, फिर भी जेई में तो भर भर के पूछ रहा है भाई। ठीक है, ये तो वर्टिकल सर्कुलर आ गया, छोटा सा पार्ट है लेकिन पूछा जाता है। ठीक है, हमारे पास अभी अच्छा खासा टाइम है, मैं आपको कुछ सवाल कराऊंगा, कुछ सवाल होमवर्क दूंगा, कल की क्लास में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। अब मैं चैट रोक रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो मेरे को मजा आ रहा है इसमें कोई मतलब डिस्टरबेंस क्रिएट करे, हमें अच्छा लग रहा है। ठीक है, पावर क्या होता है, क्लास 10वीं में भी बात करी थी आपने, है ना, कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई, कितने टाइम में हुई, कितना वर्क डन हुआ कितने टाइम में, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर अगर आपसे कोई पूछे कि यार पावर होता क्या है, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसी को हम लोग कहते हैं पावर। मान लो आप हो ठकेले इंसान, ठीक है, ये हमारे पास एक टेबल है, यहां पर एक आम गिरा पड़ा है। ठीक है, आम तो लग नहीं रहा, अभी रुको, बचपन में हमें आम बनाने का सिखाया गया था, आम बचपन में बताया गया आम ऐसे बनाया जाता है। ठीक है, तो हमने सीखा। अब ये वाला जो कोना है ना, इसको पैना करने में क्या आप लोगों ने भी ऐसे ही बनाना सीखा था क्या, पहले ये पूछ लेते। हाँ या ना, बचपन में आम बनाने के लिए आपको सिखाया गया होगा कि आम बनाने के लिए पहले ऐसे कर दीजिए, फिर इसको ले आके यहां ज्वाइन कर दीजिए, आम बन जाएगा। हाँ या ना, सारे बच्चे यही सिखाया था क्या? हाँ, मैंगो। और फिर पता नहीं आप लोगों में से ऐसे बच्चे हैं या नहीं है, इसको पैना करते चले गए। अब ये आम नहीं बेटा, छुरी बन गई है। हाँ, ये इसको पैना करने में मजा आ रहा है, ओसीडी हो गया है पैना। अगर कोई बोले कि भाई आम ऐसा है, ये कौन, दशहरी आम को तो आम ही नहीं मानेंगे जब तक खाने को नहीं मिलेगा। ये कौन सा आम है, ये तो बैगन है लंबा वाला, आम तो ये होता है ना। अब उसको पैना करने के चक्कर में भाई साहब आम नहीं सुई बन गई। हाँ, तो ये होता है। तो जैसे ये चीज समझिएगा, ठीक है, यस, कुछ फल हमें वैसे ही चाहिए जैसे बचपन में हमें सिखाए गए कि ऐसा होता है तो ऐसा होता है। यस, और भाई साहब दुनिया बहुत मतलब मैं कहूंगा मतलब बेवकूफ बनाने वाली है। ठीक है, अभी गाली वाली निकल जाती है। हाँ यस, तो हाँ, दुनिया भाई साहब मतलब तुम्हें ना ऐसे दिखाएगी भाई साहब, जो कीवी होता है, एक कीवी जानवर नहीं, मतलब एक कीवी फ्रूट आता है ऐसे, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है, पता नहीं ब्राउन कलर का होता है। देख के ऐसा जब उसको काट के दिखाते हैं, मैंने कहा भाई बड़ा टेस्टी होगा यार। एक ड्रैगन फ्रूट करके आता है भाई साहब, जिसके अंदर ऐसे ऐसे बीज बीज से होते हैं बहुत सारे। तुम्हें देख के लगेगा भाई यार हम गरीब रह गए, नहीं तो ये खाते भाई बहुत बहुत टेस्टी होता होगा। ठीक है, एक ये और एक स्ट्रॉबेरी ऐसे करके होती है, उसमें भी ऐसे करके स्ट्रॉबेरी है ना, जिन्होंने खा रखी है उनको पता हो भाई साहब सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। मजा तो भाई आम खाने में ही है। जब तक नाक और मुंह तक हाथ तक ना लगे, गुटली को भाई साहब हाँ रगड़ के ना खाएं तब तक मजा है। क्या है ये 25-25 रुपए के ये आलू बेच रहे हैं बिना किसी टेस्ट के, हाँ 2 कौड़ी की। भाई साहब मेरे पैसे खा गए भाई साहब। तुम्हें भी पता है भाई हम पैसे को बर्बाद नहीं होने देते। मैंने एक बार खाया, मैंने कहा भाई साहब धरती पर से उड़ा दो उसको, किसी काम का नहीं है फल। हाँ, ये बीच बीच में से जब दुनिया आम और सेब और केले और इन सब से खुश है, अंगूर पंगूर से, ये बीच में ड्रैगन फ्रूट क्यों आ गया है? ये बाहर की साजिश लग रही है मेरे को। ये कीवी कहां से आ गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से आए। हाँ, एवोकाडो भाई उससे मतलब ठीक है, उसके हेल्थ बेनिफिट होते होंगे, बहुत सारी चीजों के हैं, ठीक है भाई, क्या बताऊं जबरदस्ती के इतने महंगे महंगे। भाई सस्ते करो तब तो हमें पसंद भी आए। नहीं तो बचपन में हमें कहानी सिखाई जाती थी अंगूर खट्टे, एवोकाडो खट्टे, बेकार होते। मैंने खाया भी नहीं आज तक, मैंने देखा है। मैं इन तीनों से ही इतना वो हो चुका हूं, मैंने कहा ये तो कतई नहीं खाऊंगा मैं। ठीक है, हाँ उठ पटांग सी दिखने वाली चीजें तो कतई नहीं। यस, मुझे लग रहा है ड्रैगन फ्रूट चाइना से आया है। हाँ, और कीवी ऑस्ट्रेलिया से आया है। यस, भाई बेवकूफ बनाते हैं यार, टीवी पे ऐसे दिखाते हैं भाई इससे टेस्टी कोई चीज ही नहीं है। हाँ, हट 2 कौड़ी की चीज। हाँ ठीक है, उसमें हेल्थ बेनिफिट होते होंगे, तो ऐसा थोड़ा कि दूसरे में नहीं है। दूसरा सस्ते वाला बताओ ना हमें। हाँ यस, आ जाओ। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क मैं अभी बता रहा था। हाँ, आप लोग थकेले इंसान हैं,
ठीक है। अब देखो अलग अलग प्रकार के व्यक्ति होते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब कितना काम किया। अगर मैं आपको पावर की बेसिक फॉर्म में बताऊं तो पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना वर्क किया कितने टाइम में किया। मान लो दो व्यक्ति हैं, आप ही की क्लास में दो व्यक्ति हैं, ठीक है। यहां से कोई चीज उठानी थी, इसको उठा करके यहां रखनी थी। अब एक व्यक्ति आया, वो कह रहा है कि हम इसको उठा के रख देंगे, झुके पीठ टूट गई मजाक कर रहा हूं। वो आराम आराम से काम वही करना है, एमजीएच पोटेंशियल एनर्जी बढ़ानी है। दोनों को एक हाइट पर ले जाके सामान को रखना था, दोनों को एक हाइट पर ले जाके सामान को रखना था। एक व्यक्ति आराम से, अरे उठो मर्दवा, आ रहा आ रहा आ रहा। तो पोटेंशियल सारा काम उसने पोटेंशियल एनर्जी का चेंज ही कराया, लेकिन अब हुआ क्या, उसने समय ज्यादा खराब कर दिया। तो उसने वर्क डन तो सही करा, एमजीएच का ही करा, लेकिन समय ज्यादा खराब, तो उसने पावर कम लगाई, धीरे धीरे कर रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति होता जल्दी से उठा करके रख देता, तो समय कम होते उसने उसको थकावट भी तो होगी ना, तो ज्यादा पावर लगाई। तो अगर आपको कोई बोले कि भाई पावर होता क्या है, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क, जो जल्दी जल्दी काम कर रहा है वो पावर ज्यादा है, जल्दी जल्दी पावर ज्यादा पावर लगा रहा है। तो धीरे धीरे थकेला इंसान है, जैसे तुम अपनी तैयारी में धीरे धीरे तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारी पावर कम है भाई, सीधी सी बात। तो पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना काम कितने समय में जब बात होने लगे तो दैट इज अवर पावर। तो यूनिट की अगर आप बात करेंगे तो यूनिट में हमारे पास जूल्स पर सेकंड है, इसी को आप क्या कहते हैं, वॉट्स, है ना, इसी को आप क्या कहते हैं, वॉट्स। तो पावर जनरली आपको मिलेगी वॉट्स में। देखा जाए 10वीं क्लास में आपने किलोवाट आवर पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी एनर्जी यूज होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है, तो वहां पर कमर्शियल यूनिट होती है किलोवाट आवर, हाँ या ना सारे बच्चे, यस, क्लियर। आइए, तो ये है हमारे पास जो यूनिट रहेगी। अब डायमेंशन, स्कूल वाले डायमेंशन भी पूछ लेते हैं। तो भाई वर्क की डायमेंशन क्या होती है, ml2t-2 डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये आएगा बेटा ml2t-3, और आधे मार्क्स पक्के अब हो गए हाँ यस, ठीक है, डायमेंशन हो गई। हम लोगों ने पावर एक जगह कंस्ट्रेंट रिलेशन में पढ़ लिया था, है ना। तो अब जरा देखना, पावर के ऊपर बस इतनी सी ही बात है। पावर होता क्या, यही होता है, वर्क अपॉन टाइम, 10वीं क्लास का कंसेप्ट, टॉपिक खत्म। लेकिन आपको भी पता है हम किस क्लास में हैं, 11वीं क्लास में। तो हम एक फॉर्मूला आए और करोड़ों क्वेश्चन ना बनाए, ऐसा कैसे हो सकता है, क्वेश्चन के पर कच्चे उड़ाते हैं। देखो सवाल, मैं अब आपको तंग करना चाहूं तो मैं कतई कितने करोड़ों तरीके से आपको तंग कर सकता हूं, एक ही फॉर्मूले से। तुम कहोगे बस सर हो गया यार, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, पैसे का हिसाब चाहिए था ना, अभी देखते हैं, रुकिए रुकिए, ध्यान सुनिए सारे बच्चे, जरा ध्यान सुनना, कैसे कैसे आ सकता है। आपको पहला तरीका है कि जैसे मान लीजिए, सिंपल सा एग्जांपल, आपको बस ये दिखा रहा हूं कि भाई साहब तुम फॉर्मूले को फॉर्मूले के जैसे देखते हो, एग्जाम वाला बहुत सारी चीजें देख लेता है। रेडियस इज इक्वल टू 5 मीटर, ठीक है, रेडियस इज इक्वल टू हमारे पास 5 मीटर। एक ब्लॉक को मैंने यहां से छोड़ा है, यहां पर हमारे पास आ गया है, टाइम लगा 3 सेकेंड्स का। तो पावर ऑफ ग्रेविटी फोर्स, पावर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, लो। अब मैं तुम्हें चाहूं तो इसी पर रुला सकता हूं, इतना तंग कर सकता हूं सिर्फ एक फॉर्मूले से, देखना भी तुम। ऑल्दो ऐसे बनाना चाहिए, जेई ने अभी इतना फॉर्मूले को इतना एक्सप्लॉइट नहीं करा है, ठीक है, लेकिन हम करके दिखाएंगे, ठीक है। पावर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अब आपको यहां पर देखना है यार, पावर तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय हमारे पास टाइम। तो वर्क डन आपको निकालना आना चाहिए, तो ये होगा प्लस mgh डिवाइडेड बाय टाइम। तो मास मान लो 1 kg का है हमारे पास, ठीक है, तो कितना आएगा, प्लस 1 इंटू 10 इंटू हाइट कितनी है 5 डिवाइड बाय 3 प्लस 50/3 वॉट्स, हाँ या ना, ये आ गया, प्लस 50/3 वॉट्स, ये आ गया। अब जरा देखो दूसरा सवाल,
एक बॉडी का टी इक्वल टू 0 पर मास मैं दे देता हूं, मास इज इक्वल टू 2 kg, ठीक है। बॉडी का टी इक्वल टू 0 पर जो स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड है, और टी इक्वल टू 5 पर हमारे पास जो स्पीड है दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। पावर बता दीजिए। चलो बेटा जरा देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। नेक्स्ट, मैं इधर से लिखना स्टार्ट करता हूं, आपको ओवरलैप नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 1, कईयों को लग रहा है थ्योरी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। चलिए, अगर मैंने ये वाला आपको दे दिया। चलिए, तो अब हमारे पास है वर्क, ठीक है, बाय फोर्स इज 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, फाइंड पावर एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास वर्क इज इक्वल टू टी क्यूब, ठीक है, फाइंड एवरेज पावर इन 3 सेकेंड्स, ठीक है, या फिर फाइंड एवरेज पावर फ्रॉम t इक्वल टू 1 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। चलिए, ये वाला कर लिया। कैसे करेंगे सर? मैंने कहा पावर निकालने के लिए वर्क चाहिए, तो जरा समझना, वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। हाँ, वर्क डन। अब देखो सर, हम इसको कैसे यूज करें? अबे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल डिवाइड बाय टाइम कर दे। ये वर्क एनर्जी थ्योरम तो यही कहती थी। तो ये हमारे पास आ जाएगा हाफ इंटू मास 2 इंटू वी का स्क्वायर 16 माइनस हाफ इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा? 5 आपको लगा। तो ये 2 और 2 चला गया, तो 16 माइनस 4, तो हमारे पास 12/5 वॉट्स। वेरी गुड। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलिए हमारे लिए। चलो 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 क्वेश्चन लगाओ। चलो बेटा, अब जरा देखो, मैं तुम्हें तंग करना चाहूं तो मैं कुछ भी करके सवाल बनाता चला जाऊंगा, तुम रोते चले जाओगे। सर वर्क दे दिया है, पावर पूछ रहा है भाई, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो याद कर, बेसिक मैथ्स में यही तो डिफरेंशिएशन होता था। हाँ सर, यही तो डिफरेंशिएशन होता था। तो डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम तुम्हारा क्या बन गया? सर ये तो पावर बन गया। मैंने कहा ले भाई, डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन तेरे मुंह पे मारते हैं, ये आ गया। अब मेरे से पावर पूछी गई है, तो मैं पावर कहूंगा dw/dt से भी निकाल सकता हूं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ w विद रिस्पेक्ट टू टाइम पावर होता है हमारे पास। तो डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा बेटा? 60 + 2 पावर आया। तो अभी आपसे पूछा गया है इंस्टेंटेनियस पावर दैट इज इक्वल टू 1 पर, तो 8 वॉट आपका आएगा एट t इक्वल टू 1। हो गया सवाल। सर WT³ दे रखा है, एवरेज पावर निकालना है। तो याद कर, जब एवरेज की बात करते थे तो टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम,
काइनेमेटिक्स से सिखा रहा हूं बेटा, कभी भी एवरेज आए तो टोटल की बात किया कर। तो जब टी की वैल्यू, अब इंटरवल बड़ा है तो टी की वैल्यू 1 पर वर्क डन 1 जूल्स है, टी की वैल्यू 3 पर वर्क डन 27 जूल्स है। तो पावर जब एवरेज निकालना है तो तू कहेगा 27 W2 माइनस W1, ध्यान से देखना, डिवाइड बाय T2 माइनस T1। तो ये 27 माइनस 1 डिवाइडेड बाय टाइम 3 माइनस 1, तो ये 26 डिवाइड बाय 2, 13 आपका आंसर आ रहा होगा। वेरी गुड। अब आप दिमाग में इन सारे वेरिएशंस को क्रिएट कर रहे हैं। वेरी गुड। ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम 1 मीटर पर सेकेंड। सारे बच्चे जरा देखना, यू की वैल्यू 1 मीटर पर सेकेंड है, पावर लगा 3 वॉट्स, कांस्टेंट पावर लग रही है 4 सेकंड तक। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी बता दो। तो मैंने कहा यार पावर इनटू टाइम तो वर्क डन होगा, हाँ ठीक है, तो दैट इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क एनर्जी थ्योरम से। यस, तो मैंने कहा पावर इंटू टाइम, तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू हाफ इंटू मास है 2 इंटू वी का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 2 इंटू 1 का स्क्वायर। किस किसने यही करा है, तो 12, और ये चला गया इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 1, तो ये रूट ऑफ 13 दैट इज वी। हाँ या ना? हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी ही चाहिए थी, तो ओके, तब तो और भी हो गया 13 जूल्स। काइनेटिक एनर्जी फाइनल ही चाहिए हमें, हो तो गया। आप सभी लोग बहुत सही कर रहे हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल दैट इज इक्वल टू 13 जूल्स। खत्म। यस सारे बच्चे, अभी खत्म नहीं हुई कहानी बेटा, मैं तंग कर रहा हूं। अभी मैंने तंग करना स्टार्ट किया है, इसीलिए कहता हूं बेटा ये 11वीं है, ठीक है। टीचर से पंगा मत लेना, पटक देगा कि सवाल दे के खोपड़ी खुल जाएगी तुम्हारी। आइए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर, कहां थे हम, 5 तक चले गए थे, तो क्वेश्चन नंबर 6। चलो यहां देता हूं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8। सवाल लगाते चलना बेटा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10।
करें? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, तुम बोलते रहोगे, हम सवाल बनाते चलेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, इसमें क्या करेंगे? मैंने कहा देख, तेरे को वर्क और टाइम का ग्राफ देखा है, पावर तो dw/dt होता है, दैट मींस ग्राफिकली तो ये स्लोप हो गया। हाँ सर, ये तो स्लोप हो गया, तो 1 सेकेंड तो कहीं ना कहीं यहां आएगा, तो स्लोप 0 है, tan 0, तो पावर 0 होगा। और अगर तुम पावर की बात करोगे तो स्लोप ऑफ w, वर्क वर्सेस टाइम का ग्राफ आएगा। एक फॉर्मूले को कितनी तरीके से आपको तंग किया जा सकता है। सर 3 सेकेंड्स तो यहां कहीं होगा, मैंने कहा यस, एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा सेम रहता है, तो दिस इज माइनस ऑफ tan अल्फा आप कर सकते हैं। तो यही वाला अल्फा मैंने लेना सिखाया था। हाँ सर, तो ये tan अल्फा तो परपेंडिकुलर ओवर बेस कर सकते हैं, तो -3/2, तो ये आपकी पावर हो सकती है। कुछ बच्चे कहेंगे सर पावर नेगेटिव हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। वर्क डन अगर नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव है, ये स्केलर क्वांटिटी है। पावर हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान सुनना। वर्क मेरे पास 0, पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो पावर भी हमारे पास 0, पावर भी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। नेगेटिव ऑफ पावर क्या रिप्रेजेंट करेगा? नेगेटिव ऑफ पावर रिप्रेजेंट करेगा कि वर्क नेगेटिव है, और अगर वर्क नेगेटिव है दैट मींस काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है। ये आ गया। सर इसके बाद वाला ये सवाल दिया था तो पावर और टाइम दे दिया, मैंने कहा तो क्या हो गया बेटा? सर कैसे करेंगे? तो P इंटू डी टी इज इक्वल टू DW। पावर और टाइम देके वो वर्क पूछ रहा है, तो इंटीग्रेशन का सवाल बन गया। P डी टी इज इक्वल टू हमारे पास DW का इंटीग्रेशन, टोटल वर्क पूछ रहा है ना? तो पावर है हमारे पास T² dt इज इक्वल टू टोटल वर्क डन फ्रॉम कहां से कहां, 1 से 2, तो ये बनेगा हमारे पास 8/3, क्योंकि T³/3 बनेगा, तो 8/3 माइनस 1/3, तो 7/3 आ रहा होगा। और इसी में वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि आपने वर्क डन निकाला है। अब इसी के आप एक और सवाल बना दूं तो भाई काइनेटिक एनर्जी का चेंज कितना होगा? 7/3। मास और इनिशियल वेलोसिटी दे दूंगा, फाइनल पूछ लूंगा, यही सब सवाल बनाता चला जाऊंगा। सर अब आपने पावर और टाइम दिया और एवरेज पावर पूछा है, मैंने कहा भाई सर आप पावर और टाइम देके एवरेज पावर पूछ रहे हो। मैंने कहा भाई एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या है? टोटल वर्क डन डिवाइड बाय टाइम। याद कर, पावर और टाइम का जब तू इंटीग्रेशन कर रहा है तो एरिया ला रहा है, ये एरिया ही तेरे पास वर्क आया। तो क्या मैं यहां पर ये वाला एरिया निकालूंगा तो ये आएगा हमारे पास ट्रिपीजियम का हाफ, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो एक है 3 और एक है 1 इनटू परपेंडिकुलर हाइट दैट इज 4, तो ये हो गया 4 to 8, ये तेरा वर्क आ गया बेटा। तो टोटल वर्क 8 डिवाइडेड बाय टाइम 3, आंसर ये है। वेरी गुड, लव यू बेटा। सर फोर्स और वेलोसिटी आई कैप जी कैप अचानक से कैसे आ गया? ये कहां से आपने सोच लिया? अरे चच्चा, क्यों नहीं सोचा जा सकता? कंस्ट्रेंट रिलेशन में भी यही बात पढ़ाई गई थी तेरे को, हाँ है ना? अभी अगर हम लोग देखें तो पावर इज वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, तो ये F.S डिवाइड बाय टाइम है, तो इनको अगर तू देख ले तो ये F.V बन गया, हो तो गया। तो अगर मेरे को पावर चाहिए तो मैं पावर फोर्स डॉट वेलोसिटी 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1, तो कितना आएगा? 2 - 3 + 1, तो ये हमारे पास 0 आ रहा है पावर। डॉट प्रोडक्ट का सवाल बना दिया मैंने। फोर्स और वेलोसिटी दे दी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा? अल्फा की ऐसी क्या वैल्यू हो कि पावर 0 हो? मतलब भाई समझना, पावर होता है F.V, और अगर इसमें 0 करने के लिए कह रहा है तो डॉट प्रोडक्ट कर लो, तो 2 + α3 = 0, अल्फा की वैल्यू -2/3 हमारे पास होगी, तो पावर 0 हो जाएगा। हाँ या ना? क्लियर? अब मैं सर्कुलर मोशन बना दूं, ठीक है, या फिर और भी चीज जोड़ना चाहूं तो मैं भाई तंग कर सकता हूं तुम्हें, ठीक है। अब ये आपके सवाल है, पंप इजेक्ट्स इतना है। देखो 11वीं क्लास की ना फिजिक्स, आपको ये एनसीईआरटी का सवाल है, ये अब आपके लिए होमवर्क है। कल की क्लास में हम लोग इसमें तो कुछ डिस्कस करेंगे, कुछ मैं बाद में आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी का ये सवाल है, ये रिपीट हुआ है कम से कम 3-4 टाइम्स।
अभी तो हमने कुछ की बात करी, अभी तो ये सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको सोचना पड़ेगा। 2013 में एडवांस है, ये सवाल हम लोग कर चुके हैं, सर्कुलर में कर चुके हैं इन सर्कुलर। तो अब बिना सॉल्यूशन देखे खुद से दोबारा ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग वो ये छोटे छोटे सवाल लगा पा रहे हैं, दैट मींस आप एक ही फॉर्मूले को डिफरेंट तरीके से सोचने के लिए आप तैयार हो गए। सिर्फ वर्क अपॉन टाइम को ही आप अलग अलग तरीके से, कहां इंटीग्रेशन हो रही है, कहां डिफरेंशिएशन हो रही है, क्या लिमिट लगाना है, क्या ये करना है, कहां अब आपकी कनेक्टिविटी स्टार्ट हो रही है। बस रिवाइज करते चलना बेटा। मैं जितने वेरिएशन सवालों में जितने वेरिएशन आएंगे, आप वेरिएशन क्रिएट खुद से कर पा रहे हो। अभी और भी सवाल है जो आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है, कोशिश करके आइएगा, ठीक है। ये वाला सवाल हम लोग कर चुके थे, 1 2 3, ठीक है, चार पांच सवाल है, 1 2 3 4 5 6 सवाल हैं। फिर अगली क्लास में वर्टिकल सर्कुलर मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सैटरडे को मैं आपको एक एडवांस का वो वाला दूंगा। अब सवाल देख रहे हो, ये सवाल बच्चा क्यों नहीं करेगा? तो बड़ा बहुत है। हाँ, बड़े बड़े कॉलेज में तो जाने का मन है। हाँ सर, आईआईटी दिल्ली तो हम जाएंगे, वहां हजारों करोड़ों का सर वो लगता है, प्लेसमेंट होता है, और हजारों करोड़ों का सर एरिया है सर वहां पर। सवाल भी फिर ऐसे करने पड़ते हैं बेटा, ठीक है। तो ये सारे आपको मिलेंगे भाई, बहुत प्यारे प्यारे सवाल है। जनरली क्या क्लास 11वीं वाले बच्चों को ये दिखाए भी नहीं जाते हैं, बच्चा छोड़ देगा तैयारी। लेकिन मैं चाहता हूं कि जिनको छोड़ना है छोड़ें, जिनको करना है करें, क्योंकि सवाल तो आएगा ही ऐसा। तो ये अब आपका, मैंने आपके एडवांस के सवाल में देता जा रहा हूं। एक ये वाले दे चुका हूं, आप लोग ट्राई करेंगे। ये एरोडोव का सवाल था, ठीक है। ये एक सवाल है हमारे पास चेन वाला, और ये भी हमारे पास एक सवाल है, इसमें हल्का सा सेंटर ऑफ मास चाहिए, ठीक है। ये अगले, अगर ये आपसे नहीं भी बना कोई दिक्कत नहीं है, इस वाले सवाल को हम लोग अपने सेंटर ऑफ मास वाले में भी करवा सकते हैं, ठीक है। बस आप याद दिला दीजिएगा। फिर ये सवाल है पोटेंशियल एनर्जी, ये सवाल है आपका एडवांस का, एक ये सवाल है, ठीक है। ये देख करके कई बच्चों को हार्ट अटैक है। इसमें भाई साहब क्या मैथ्स लगानी पड़ेगी, क्या ग्राफ सोचना पड़ेगा, क्या मैक्सिमा, क्या मिनिमा, सब सोचना पड़ेगा। मतलब जब आपको मैं ये सवाल दूंगा तो हो सकता है मुझे ही आधा घंटा लगे इसको समझाने में। तो आप सोच सकते हो एग्जाम में ऐसे सवालों को क्या करना चाहिए, या तो छोड़ दो, और या फिर आपके पास अफरात टाइम है तभी ऐसे सवाल करो। दीज आर लेंदी क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये वाला, हाँ ये वाला आपको एडवांस के जो सवाल है मैं आपको देते जा रहा हूं बेटा, ठीक है। एडवांस के जो हमारे पास सवाल है वो मैं आपको देते जा रहा हूं, ठीक है। प्लीज इसको ट्राई करिएगा, ठीक है। लव यू ऑल। बहुत अच्छे से पढ़े आप सभी लोग, अच्छे से। स्टार्टिंग में थोड़े गंदे जवाब दे रहे थे आप लोग, लेकिन बाद में आप लोगों ने रिदम पकड़ी है, मजा आया, ठीक है। बहुत सही। चलिए भाई, रिवाइज करिए भाई। देखो आप मेरे से यही मांग सकते हो ना कि सर आप अपना बेस्ट दे दो, बेस्ट कंटेंट दे दो जिससे हमारा सिलेक्शन हो। मैं आपसे रिटर्न में कहूंगा आप रिवाइज करते रहना बस, क्योंकि जब मैं आपको इतना कंटेंट दूंगा तो लीक भी होगा भाई। एक लिमिटेड कैपेसिटी है ब्रेन की, है ना, वो टाइम के साथ ग्रो होती है। लेकिन अगर मैं तेरे को दे रहा हूं, तेरे को आज हो रहे हैं सवाल, 10 दिन के बाद नहीं होंगे तो फिर फायदा नहीं बचा। मैं चाहता हूं कि वो तभी बेनिफिशियल है, इतना हाई लेवल पर जाने, एडवांस के सवाल क्लास में हम लोग जब डिस्कस करें तो ये तभी बेनिफिशियल है बेटा जब तू रिवाइज करे। और तू अपना रिवीजन प्लान कुछ भी बना, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं कह रहा हूं बेसिक मैथ्स के बाद यूनिट्स एंड डायमेंशन अगर अभी छोड़ना है छोड़ दियो, उसको बाद में रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि सारी डायमेंशंस अब फिजिकल क्वांटिटीज तेरे को समझ आनी स्टार्ट होंगी। जैसे पावर आ गई, स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया, वहां रटना पड़ रहा था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ गया, धीरे धीरे फिजिकल क्वांटिटीज आए। उसके बाद तू अपने अपने प्लान बना, कोई कलम चला के रिवाइज नहीं करने के लिए। मैं कह रहा हूं फॉर्मुला और कंसेप्ट सोच, फॉर्मुला और कंसेप्ट सोच। और सैटरडे संडे का 2-2 घंटा तुम फिक्स कर दो, बस रीडिंग करके रिवाइज करना। क्लियर? यस, लव यू ऑल। तो फिर अपन लोग मिलेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मचाते रहिए।